जय हिंद दोस्तों, सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर है। हमने पहली लेक्चर को कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया देखा था। अब यूरोप से इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज आए, जैसे पोर्तुगल आए, डच आए, साथ ही साथ फ्रांस आए, फ्रांस के लोग आए और ब्रिटेन के लोग आए। अब हम लोग देखते हैं ये आपस में तो ये लोग एक दूसरे से लड़ लिए। अब क्या होगा कि अब जो इंग्लिश कंपनी है अब ये अपना शासन इंडिया में करना शुरू करेगी, लैंड को एक्वायर करना, टेरिटरी को एक्वायर करना, इंडिया में रूल करना, अब ये सब चीजें शुरू होगा। सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। जब ब्रिटिश इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करेगा उस समय इंडिया का क्या हाल रहेगा, कौन यहाँ के मुगल एम्पायर रहेंगे, क्यों वो वीक थे जिसके कारण इंडिया में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होना शुरू होगा। एंड देन ये ऑलमोस्ट 15 मिनट का टॉपिक होगा, बहुत छोटा टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। क्वेश्चन कहां से पूछता है वो है ये सेकंड जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर से आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में 71st बीपीएससी में श्योर शॉट रखना कि यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को कंफर्म मिलेगा। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जितना भी ब्रिटेन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था इंडिया में जिस जिस रीजन से, फॉर एग्जांपल बंगाल, मराठा, मैसूर, सिख, साथ ही साथ फॉरेन के जो कंट्रीज थे जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनसे भी ब्रिटेन जो है वो ब्रिटिश जो एम्पायर है वो फाइट किया था। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे ब्रिटेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे कंक्वेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ वॉर कैसे शुरू हुआ। ये पहला हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का सेकंड चैप्टर में। एंड देन हम लोग देखेंगे इसी के अंदर क्या क्या ट्रीटीज वगैरह साइन हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या था, ये हम लोग सारा चीज क्रोनोलॉजी में देखने चलेंगे और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का क्या रोल था, एंड देन विलियम बेंटिक हो गए, लॉर्ड डलहौजी हो गए, ये सारे कुछ को हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। एंड देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है ये तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे ये सारी चीजों को, एंड देन इसको हम लोग समरी के फॉर्म में कंक्लूड करेंगे लास्ट के 20 मिनट में। एंड देन पीवाईक्यू करेंगे जो आपके लास्ट 30 ईयर में जितने भी बीपीएससी के एग्जाम है, जितने भी पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो सारे को हम लोग क्लास में देखेंगे। तो ये हमारी रहेगी पूरी आज की लेक्चर प्लान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज की लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो ब्रिटेन जो है वो तो इंडिया आ गया, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। अब इंडिया आया, एक साइड आप देखोगे कि मुगल भी है वो भी पावरफुल था और एक साइड ब्रिटेन भी पावरफुल था। लेकिन जब आपका औरंगजेब का डेथ हुआ 1707 में, उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, आप देखो मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही है रंगीला, रंगीन मिजाज के भी थे, ये लैंड को एक्सपेंड करने के चक्कर में नहीं रहते थे, ये जितना रहता था उतना ही में खुश रहते थे। तो ये सब क्या हुआ, ये सब जितने भी राजा थे ये सारे वीक राजा थे, बहुत ही कमजोर राजा थे, ये सब पर उतना पावर नहीं था कि ये इंडिया को कैप्चर कर ले, वहां पे रूल कर ले, जो भी क्षेत्र में है उसको भी ये संभाल नहीं पाते थे। तो बस इसमें हम लोग क्या देखना, एक तो देखो आप ये सीक्वेंस देख लो, ये वैसे मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, हमें बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट देखना है। एक तो सीक्वेंस देख लो आप, सबसे पहले उसका कौन बने आपके, मोहम्मद शाह रंगीला। देख लो आप ईयर कब से कब तक थे, 1790 से लेकर 1748 तक, उनके पीरियड में क्या हुआ वो देख सकते हो आप। ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लो आप। अकबर 2, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए बस इसी पॉइंट के लिए मुझे ये चैप्टर इसमें ऐड करना पड़ा, अदरवाइज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। गेव टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय, इन्होंने ही, अकबर 2 ने ही राम मोहन रॉय जी को टाइटल दिया था राजा का, इसके बाद ही इनका नाम राजा राम मोहन रॉय हो गया था। मुगल नेम रिमूव्ड फ्रॉम कॉइन, किन्होंने हटाया था, अकबर 2 ने, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहला ध्यान रखना। एंड देन ये भी आप याद रख सकते हो, शाह आलम 2, ड्यूरेशन नहीं याद रखो, ये सब नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। शाह आलम 2, इन्हीं के समय में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था,
बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। 1764, 1757 सब कुछ हम लोग देखेंगे, बैटल ऑफ प्लस सब कुछ देखेंगे। ग्रांटेड दीवानी टू ब्रिटिश इन 1765 एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन 1803। क्यों? क्योंकि ये इतने वीक राजा थे कि ये चीजों को संभाल ही नहीं पा रहे थे, इन्हें ना चाहते हुए भी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटेन का हेल्प लेना ही पड़ता था। ठीक है, तो ये आप इस पेज को बस एक बार अपनी तरफ से देख लेना, दैट्स इट। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, ये देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका फीचर आप देख लो, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह टू। यही मुगल के जो लास्ट राजा थे वो बस यही थे, बहादुर शाह टू। लास्ट एम्पायर जो थे वो यही थे। इन्हीं के समय में आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसको यही लीड कर रहे थे। जो मेजर पर्सनालिटी थे वो बहादुर शाह टू ही थे, जिसे आप जाफर भी कहते हो। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो, बस यही आप ध्यान रख लेना। और इसी के बाद आपका 1858 में ब्रिटेन का क्राउन का रूल इंडिया में आ गया और मुगल एम्पायर का शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आप देख लो हिंदी में भी इधर लिखा हुआ है, आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मुगल रूल ऑफिशियली एंडेड ऑन नवंबर 1, 1858, क्योंकि उसके बाद आपका क्राउन का रूल इंडिया में आ गया था। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब कॉज क्या है? कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इससे कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम में, ये जितने भी चीजें हैं ये सारे मेंस पर्सपेक्टिव से है, प्रीलिम्स में इसका कोई रोल नहीं है। तो हम लोग को बस जो देखना था वो पहला जो टॉपिक था बस उसे देखना था, इसलिए बस मैंने ये पूरे चैप्टर को इस आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया, ताकि इन फ्यूचर आप अगर मेंस में बैठो, डेफिनेटली आप बैठोगे तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये सब आपका मेंस का बात हो जाएगा। हमें जो देखना है अब, हमारी बात जो होगी अब वो होगी आपकी यहां से, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हमारा मेन मोटिव जो आज क्लास का है वो यही है। बस हमें पीछे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दिया कि कैसे बस जो मुगल है वो वीक होने लगा, दूसरे साइड से आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ग्रो होने लगा, और तीन जो मैंने लीडर बताया, मेजर पर्सनालिटी बताया, बस आप उसे एक बार देख लो। अब देखो, ब्रिटिश जो है, जो आपका ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे इंडिया में एक्सपेंड करना था अपने आप को। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश इंपेरियल फेजेस। दो तरीके से, एक तो आपका फर्स्ट एम्पायर हो गया, एक हो गया सेकंड एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर में जो रीजन था वो था अटलांटिक, अमेरिका, वेस्ट इंडीज इधर थे। सेकंड में क्या था, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। ये पोस्ट 1783 के बाद हुआ था, पीस ऑफ पेरिस के बाद, जो आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, पीस ऑफ पेरिस, उसके बाद ये सब हुआ था। तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो देखना है हमें वो यहां से देखना है। मैं आपको बता दूं, ये हमें देखना है कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया को कब्जा क्यों करना चाहता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो देखो, सबसे पहले ब्रिटिश जो है वो कब्जा करना कब से शुरू किया वो देख लो आप। 1740 में आपका एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बिगेन हुआ था, ये आपको पता है, ये मैंने बताया था। कार्नेटिक वॉर था ये, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर था, जिसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ही विन कर रहा था। इसके बारे में पिछले क्लास में हमारी बातें हो गई थी। इसका रीजन क्या था, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। इसी का जो इम्प्लीकेशन था वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलता था। एंड देन 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, ये भी आगे हम लोग बात करेंगे। ये बस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे ब्रिटिश जो है वो अपना पावर इंडिया में दबाना शुरू कर दिया था। डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। एंड देन 1761 में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। मराठा डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद से ब्रिटिश का रूल धीरे धीरे ग्रेजुअली बिगेन हो रहा, शुरू हो रहा है। अब कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेशन इन इंडिया, इसके बारे में आपको पता ही है। आर्म में ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, नेवी इनका पावरफुल था, मिलिट्री जो थे वो ट्रेंड फोर्सेस थे, इनके पास रिसोर्सेस था, रेवेन्यू था, सारा कुछ था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सब कुछ रहेगा तो वो जो आपका फोर्सेस रहेगा, वो जो रीजन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, वो डेफिनेटली इंडिया को
कब्जा कर लेगा। देखो सबसे मेजर जो कारण था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में शासन क्यों कर पाया, सबसे मेजर कारण क्या था, हमारा जो भारत था, यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड थे। ठीक है, देखो हुआ क्या था, मैं आपको थोड़े समय में समझाता हूं। मुगल जो एम्पायर थे, मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब जैसे ही खत्म हो गया, रंगीला का फेज शुरू हुआ, फारूक सियार आए, शाह आलम आए, सबको आए, धीरे धीरे सबको आए। तो इनमें एक चीज क्या था, एक तो सबसे पहले ये वीक थे। जब अगर राजा ही वीक रहेगा तो उनकी प्रजा ऑटोमेटिक वीक होना शुरू हो जाएगी, वो अब कहीं और तलाश करेगी, कुछ और को तलाश करेगी। तो सेम चीज यहां भी हुआ था, जब ऊपर जो राजा हैं वही वीक होने लगे तो जितने भी प्रोविंसेस हैं वो अपने आप को ऑटोनोमस घोषित करना धीरे धीरे शुरू हुआ। बंगाल बन गया, आपका मैसूर बन गया, हैदराबाद बन गया, मराठा, सिंध, सारा कुछ धीरे धीरे फ्रेगमेंट हो गया। सब कुछ अपना अपना प्रोविंस के अपने अपने नवाब होना शुरू हो गए। तो ये एक कारण था। तो अगर कोई भी रीजन अगर वो फ्रेगमेंट होना शुरू होगा तो उस पर शासन करना बहुत इजी होगा। यही एक और भी कारण था 1857 का रिवॉल्ट का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1857 क्यों खत्म हुआ, क्योंकि एक यूनिटी आइडियोलॉजी नहीं था, एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं था। सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, कोई एक पूरे रीजन के बारे में नहीं सोच रहे थे। सब अपने क्षेत्र के, रानी लक्ष्मीबाई अपने रीजन के बारे में सोच रही थी, कुंवर सिंह अपने रीजन के बारे में सोच रहे थे, तात्या टोपो अपने रीजन के बारे में सोच रहे थे। सब कोई अपने अपने रीजन के बारे में बस सोच रहा था, कोई एक सिंगल आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रहा था कि पूरे भारत को वो कंसीडर कर ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के रिवॉल्ट का, फेलियर का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेशन इन इंडिया, ये बात हो गई। ठीक है, अब देखो वहां से लीडर उस समय कौन कौन थे जो इंडिया में कब्जा किए, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग थे, डलहौजी थे, ये सारे कोई इंडिया आए हुए थे। और इंडिया की तरफ से कुछ मेजर पर्सनालिटीज थे, जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सब क्या हुआ, मैसूर का वॉर लड़े थे, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब लड़े थे। तो ये सब को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये देख लो, कुछ समरी टेबल है, देखो साथ साथ लिखते चलना। ये जो आपका नोट्स बना है ना, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना है। हम लोग जो रिसोर्स फॉलो किए, वो रिसोर्स फॉलो किए स्पेक्ट्रम को। आपको पता ही है स्पेक्ट्रम अपने आप में आपको 22 क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आप ये नोट्स को फॉलो कर लो। हम लोग उतने बल्कि नोट्स को आपके लिए बहुत सिंपल बना दिए। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम लिया, हम लोगों ने बीपी चंद्रा को लिया, हम लोगों ने एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया और सारे को कंपाइल करके आपके लिए एक समराइज नोट्स बना दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो समरी, लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये फेमस क्यों थे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, आप देख लेना। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, इन्होंने प्रमोट किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम होता क्या है, ये बस आपका समरी टेबल है। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। एंड देन लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, ट्रीटेड इंडिया एज अ कन्क्वर्ड कंट्री, कंटिन्यू वेलेस्ली पॉलिसी। जो सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी था उसे कौन कंक्लूड किया, आपके लॉर्ड हेस्टिंग। एंड देन रॉबर्ट क्लाइव, की फिगर इन बैटल ऑफ पलासी 1757, ये भी हम लोग देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। डिवल गवर्नमेंट के लिए फेमस थे, डिवल गवर्नमेंट बंगाल में, उसके लिए फेमस थे। ठीक है, टीपू सुल्तान देख लो आप, साउथ के ये बहुत राजा थे, ये आपके मैसूर क्षेत्र के। ठीक है, अब ये देख लो सब्सिडियरीज हमने देख लिया। अ डिप्लोमेटिक टूल बाय वेलेस्ली टू एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंट्रोल। सब्सिडरी अलायंस देखो होता क्या है, मैं यही आपको समझा दे रहा हूं। कोई एक क्षेत्र है, समझ लो आप, ये आप ले लो मराठा का रीजन है, मराठा का रीजन है। ठीक है, यहां पे है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस। अब ये क्या करेंगे, इनके जो गवर्नर रहेंगे वो अब डील करेंगे इनके लीडर से, मराठा के लीडर से, कि आपका जो क्षेत्र है इसके अंदर मैं अपना डिफेंस का बेस बनाऊंगा, और इस क्षेत्र को, पूरे मराठा के क्षेत्र को मैं आप प्रोटेक्ट करूंगा अपने फोर्सेस के हेल्प से। ये बात कौन कहेगा, आपका
ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कहेंगे कि मैं आपको क्षेत्र को प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में आप मुझे दोगे रिसोर्सेस, जैसे जो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगी उनकी सैलरीज, फूडिंग, फैसिलिटीज सब कौन करेगा? आपका मराठा किंगडम ही करेगा। ये बस एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, वैसे ये चीजें हुई भी थी, बस मैं आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हो सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस। देखो उस समय जो मेजर राइवल थे, मेजर जो आपके दुश्मन थे ब्रिटेन के, वो थे एक तो फ्रांस थे और दूसरे थे आपके रसिया साइड के, सोवियत यूनियन साइड के। तो इनको ये हमेशा डर लगता था कि अफगानिस्तान साइड से ये लोग ना आ जाए, इसलिए ये सब्सिडरी अलायंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हो। सब्सिडरी अलायंस, अ डिप्लोमेटिक टूल बाय वेलेस्ली टू एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंट्रोल। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब देखते हैं, आप हम लोग पढ़ते हैं अब कॉन्क्वेस्ट कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। हमने कुछ बेसिक देख ली, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये सबसे पहले हमला करेगा ब्रिटेन, आपके बंगाल को कब्जा करना चाहेगा। जो आज का बंगाल है वो उस समय का बंगाल था, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत क्षेत्र थे, जैसे आप ले लो प्रेजेंट डे बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सारा कुछ आपका उस समय का बंगाल के अंदर ही आता था। बहुत बड़ा क्षेत्र था। मेन मोटिव क्या था? क्योंकि जो बंगाल का जो क्षेत्र है, जो आपने देखा कि ये जो पूरा रीजन है, यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपोर्ट करती थी अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में, वो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा आपका जो एक्सपोर्ट होता था वो बंगाल के क्षेत्र से ही होता था। इसलिए वहां पे कब्जा करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था, पहली बात। दूसरी बात, बस 3000 रुपीज देना था। उसके बाद आप जितना भी ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है। ये भी दूसरा रीजन था। इसलिए सबसे पहला जो पसंद बना आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आपका बंगाली बना था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। रिचेस्ट मुगल प्रोविंस, 60% ऑफ द ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया वेयर फ्रॉम बंगाल। क्या क्या इनके पास एक्सपोर्ट करते थे ये लोग ज्यादातर? सॉल्ट पीटर, राइस, इंडिगो, पेपर, सुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, सारे कुछ को ये एक्सपोर्ट करते थे। एंड देन ब्रिटिश प्रेजेंस कहाँ कहाँ था? हर जगह था। वहां पे देखोगे आप, पटना में था, ढाका में था, बालासोर में था, हुगली में था, कासिम बाजार में था। हर जगह इनका अपना क्षेत्र था, अपना एक फैक्ट्री भी था। और जो ये बंगाल का जो हेडक्वार्टर था वो था आपका ढाका। उस समय का जो बंगाल का हेडक्वार्टर था वो आपका ढाका था। पेमेंट कितना करता था? बस 3000 रुपीज एनुअली पेमेंट कर दो एंड देन आप ट्रेड करते रहो। एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ रुपीज ऑलमोस्ट 50,000 एनुअली, यूरो, ठीक है। अब देख लो कि नवाब के बारे में देख लो आप बंगाल के। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जैसे जैसे मुगल के जो एम्पायर थे वो वीक होते गए, प्रोविंस अपने आप में टूटते गई, वो अपने नवाब बनाते चले गए। उसी दौरान जो मेजर नवाब बने आपके बंगाल के, वो आप देख लो। सबसे पहले बने आप मुर्शिद कुली खान, ये सबसे पहले आपके बने। रीजन देख लो आप, 1700 से 1727, बिकेम दीवान इन 1700, डेवलप बंगाल। एंड देन उसके बाद आपका रोल आया सुजाउद्दीन। ये सन इन लॉ थे आपके मुर्शिद कुली खान के। इनके जो दामाद थे वो कौन थे? सुजाउद्दीन, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखना, ईयर ध्यान नहीं रख सकते हो आप, ईयर छोड़ सकते हो। एंड देन सरफराज खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजू दौला। तो जो सिराजू दौला थे, देखो सरफराज खान जो थे ये वीक रूलर थे। इन्हें मारा कौन था? अलीवर्दी खान, जो इनके कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बने वो बने नवाब सिराजू दौला। ये किस टाइम बने थे? 1756 से 1757। दैट मीन्स आपका जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था वो कौन लड़ा था? आपका सिराजुद्दीन, सिराजू दौला लड़े थे। इससे आप थोड़ा सा इनको इंटरलिंक कर सकते हो। ये कौन थे? ये ग्रैंडसन थे अलीवर्दी खान के। अलीवर्दी खान के कौन थे? ये ग्रैंडसन थे, ठीक है। छोटे ग्रैंडसन थे, याद रखना, स्मॉल ग्रैंडसन थे ये, ठीक है। अब देख लो चैलेंजेस बिफोर सिराजू दौला, क्या क्या इनके पास चैलेंजेस था। एक साइड तो शौकत जंग थे, इनके जो कजन थे। एंड देन गश्ती बेगम आंट थी,
एंड मीर जाफर कमांडर थे, ये इनके अगेंस्ट रहते थे। दूसरे साइड अपोज्ड बाई जागत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ये सब इनके अपोज रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स देख लो, अपॉइंटेड मीर मदन, क्या बना दिया इनको, आर्मी हेड, एंड अपॉइंटेड मोहनलाल चीफ मिनिस्टर। इतना आपको डिटेल में ये सब नहीं जानना है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस इतना याद रख लेना कि जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था वो आपका 1757 में हुआ था। लड़ा कौन था, सिराजू दौला। अब हम लोग देख लेते हैं बैटल ऑफ पलासी के बारे में। डेट याद रख लेना, डेट पूछा हुआ आपके बीपीएससी एग्जाम में, 23 जून 1757। अब कारण क्या था, कारण क्या था, जो उनको फरमान इशू हुआ था उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा था। अपने पर्सनल यूज के लिए वो लोग इन सारे चीजों को यूज करना शुरू कर दिए थे। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा वो साथ ही साथ जो इंग्लिश कंपनी थी वो फोर्टिफिकेशन कर दी थी अपनी फैक्ट्रीज की, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी थी अपनी फैक्ट्री की। और ये चीजें सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आने लगा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जल्दी से अपने जो भी आपका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था, डच के कंपनियों को कहा था, फ्रेंच के कंपनियों को कहा था, सारे कंपनियों को कहा था, सारे कंपनियों ने अपने फोर्टिफिकेशन हटा दी सिवाय आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उसके बाद फिर यही देखो क्या हुआ, कंपनी मिसयूज्ड ट्रेड प्रिविलेजेस जो मैंने बताया था, फोर्टिफाइड कैलकाटा, एंड देन आगे देखिए अब सिराज का एक्शन क्या हुआ, अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। जो फोर्टिफिकेशन हुआ था उसी का नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम। उसी के बाद देखोगे आप कि वहां से ऑलमोस्ट सारे लोग भाग गए थे, कुछ लोग बच गए थे। 146 इंग्लिश मैन बच गए थे जिन्हें 18 स्क्वायर फुट के रूम में रख दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो उसमें से ऑलमोस्ट सबको ही मर गए थे, सिर्फ 23 ही अलाइव रहे थे। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसी को बोलते हो आप ब्लैक होल इंसिडेंट। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 146 इंग्लिश, 123 रिपोर्टेडली डाइड, ठीक है। ये वैसे देखो कहा जाता है, हिस्टोरियन कहते हैं कि इतने छोटे जगह में 146 को रखना मतलब ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत कहानियां भी हैं, तो इसके पीछे भी आप नहीं पढ़ना। उस समय ब्रिटिश फोर्स कौन था, ब्रिटिश फोर्स जब वो चीजें हो गई तो मद्रास में ब्रिटिश फोर्स के जो हेड थे वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। तो इस नाम को ध्यान रखना आप, क्योंकि उस समय मद्रास से फोर्सेस गई थी उनको रिटेलिएट करने के लिए, सिराजुद्दौला से जंग लड़ने के लिए। कौन गया था, रॉबर्ट क्लाइव। उस समय ये मद्रास में थे, मद्रास के फोर्स के लीडर थे। एंड देन कॉन्स्पिरेटर्स देख लो, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ एंड ओमी चंद ज्वाइन ब्रिटिश। ये सारे लोग किसको ज्वाइन कर लिए, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिए। आउटकम क्या निकला, सिराज डिफीटेड, सिराज हार गया। लेटर किल्ड ऑन मीर जाफर्स ऑर्डर, इन्होंने फिर ऑर्डर दे दिया और उसे मार दिया गया। लीड कौन किया, ध्यान रखना आप, रॉबर्ट क्लाइव। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल बिगन, धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। लेकिन पूरी तरीके से स्टैब्लिश हुआ था आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था। ट्रेड मोनोपोली मिल गया, मिलिट्री सुप्रीमेसी मिल गया बंगाल में। ये सारा कुछ आपके बैटल ऑफ पलासी के बाद हो गया। रिवॉर्ड क्या मिला, ब्रिटिश रिसीव्ड 24 पारागाना जो अभी आपके वेस्ट बंगाल में, एंड ह्यूज पेमेंट, साथ ही साथ बहुत पेमेंट भी मिला है, ये इसका रिवॉर्ड हो गया। तो इस पॉइंट को भी आप पूरा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। पोस्ट पलासी देखो क्या क्या आउटकम आए। मीर जाफर का रूल स्टैब्लिश हो गया, पपेट बना दिया गया इन्हें, और कुछ नहीं थे, ये पपेट थे। बिकम नवाब आफ्टर पलासी, फेल्ड टू मीट ब्रिटिश डिमांड, जो ब्रिटिश ने अपनी डिमांड रखी थी वो अब कंपीट नहीं कर पाए मीर जाफर। कंस्पायर्ड विथ डच, उसी में उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डच के साथ भी लड़ाई की, बैटल ऑफ बेदारा, इसके बारे में बात हुआ था हमारा। यहीं पे आपका डच डिफीट भी हो गया था। ईयर क्या था, 1759। ये सारी बातें पिछले क्लास में हो चुकी है। अब देख लो आप, ट्रीटी ऑफ 1760 विथ मीर कासिम, मीर कासिम के साथ फिर ट्रीटी हुआ। मीर जाफर के बाद अब मीर कासिम के साथ ट्रीटी हुआ। इसमें देख लो आप, ट्रीटी सीडेड, ट्रीटी में क्या क्या हुआ, बडवान, मिदनापुर, चिटागोंग, ये सारे अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ट्रेड एग्रीमेंट हुआ दैट 50% शेयर इन चुनमुन ट्रेड ऑफ सेल हेड टू कंपनी, इतना शेयर अब कंपनी को मिलेगा। पेमेंट ऑफ ड्यू, एग्री टू पे ऑल कंपनीज ड्यू, जितने भी कंपनी के डिमांड थे वो सारे अब
ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने वाले थे आपके मीर कासिम। ठीक है, ये सब आप ध्यान रख सकते हो, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब को आप इग्नोर कर सकते हो। इससे आपका देखो बीपीएससी का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो शुरू होता है आपका 1857 के बाद। बस यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे आपके जो सब्सिडी अलायंस हो गए, रिंग फेंस हो गए, ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा सा पूछ देता है, बस इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट, स्टेप टेकन बाय मीर कासिम, ये भी आप देख सकते हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल, सबसे पहले इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था, कहां से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर गए थे, जो आज का बिहार में है, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क लगा लेना अपने तरफ से कि कौन कैपिटल शिफ्ट किया था, तो वो थे आपके मीर कासिम। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी देख लो आप, रीऑर्गेनाइज विथ लॉयल एफिशिएंट ऑफिशियल, आर्मी रिफॉर्म, ये सब आप छोड़ सकते हो। तो ये पूरी बात हो गई आपकी बैटल ऑफ प्लासी की। ठीक है, आप बस इतना देख लेना, बैटल ऑफ प्लासी से आपका काम हो जाएगा, जितना मैंने बताया बस उसे देख लेना, नोट्स पढ़ लेना, काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। ये भी आपका बंगाल में ही हुआ था, आज का ये बिहार है, लेकिन उस समय का ये बंगाल था, क्योंकि बंगाल, बिहार, झारखंड देख लो आप, उड़ीसा देख लो, वेस्ट बंगाल देख लो, फिर से आप बांग्लादेश देख लो, सारा कुछ इसी के अंडर इंक्लूड था। कॉज देख लो, कारण क्या था, राम नारायण इशू, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार रिफ्यूज्ड टू सबमिट अकाउंट्स सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। ये पहला पॉइंट। ठीक है, कि जो डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, वो रिफ्यूज कर दिए थे अपने अकाउंट डिटेल्स सबमिट करने के लिए, और इसे सपोर्ट कौन किया था, आपका ब्रिटिश इसे सपोर्ट कर दिया था। साथ ही साथ दस्तक जो इशू किया गया था उसका मिसयूज होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया था। कंपनी ऑफिशियली मिसयूज ट्रेड परमिट्स, जिसे आप ड्यूटी फ्री कहते हो, फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब प्राइवेट प्रॉफिट के लिए इशू अपना उस चीज के लिए यूज करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इससे क्या हो रहा था, नवाब को लॉस होना शुरू हो गया, ऑब्वियस सी बात है, लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हर्ट लोकल मर्चेंट्स। तो ये सब कॉजेज है। ठीक है, अब इसका रिपरकशन देख लो क्या हो रहा है। मीर कासिम का क्या रिस्पॉन्स हुआ, अबॉलिश्ड ऑल इंटरनल ड्यूटीज टू एंश्योर इक्वल ट्रेड अपोज्ड बाय ब्रिटिश। अब इसके बाद क्या होगा, अब मीर कासिम तो इसके अगेंस्ट रिटेलिएट कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा, आउटब्रेक ऑफ वॉर 1763, अब वॉर का शुरुआत होना शुरू होगा। ब्रिटिश विक्ट्रीज एट कथवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सुत्ती एंड मुंगेर, एंड देन इसके बाद अब क्या होगा, एक साइड से अब धीरे धीरे वॉर तो शुरू हुआ, फुल फ्लेज नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। अब अलायंस फॉर्म होना शुरू होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलायंस्ड। एक साइड होंगे आपके मीर कासिम, सुजाउदौला जो आपके अवध के नवाब थे, एंड देन शाह आलम II जो मुगल एम्पायर थे। ये तीनों अब एक साइड हो जाएंगे। कौन कौन, मीर कासिम, स्टार्टिंग में ये भी पपेट थे, आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अब उन्हीं के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हो गए। मीर कासिम, सिजाउदौला अवध के थे, एंड देन शाह आलम II मुगल एम्पायर थे। ये तीनों अब इकट्ठे हो गए। अब उसके लीड होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है। ईयर ध्यान रख लेना आप, डेट ध्यान रख लेना, ये पूछता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी दोनों बिहार में ही हुआ था ऑलमोस्ट, मतलब बिहार में, आज का बिहार में नहीं हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर आज के बिहार में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी आज का बंगाल में ही हुआ था, लेकिन उस समय का जो बंगाल था उसके अंदर बिहार आता था। इस कंटेक्स्ट में ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश लीडर कौन थे आप देख लो, मेजर हेक्टर मुनरो, उस समय कौन थे आपके, रॉबर्ट क्लाइव। तो ऐसे ही आपको लिंक कर करके याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव उस समय थे जिस समय आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में आपके मेजर हेक्टर मुनरो थे, वो लीडर थे। ओपोनेंट में कौन कौन था, मीर कासिम थे, सुजाउदौला थे, ये आपके अवध के नवाब थे, एंड देन शाह आलम II थे, मुगल एम्पायर थे। रिजल्ट क्या हुआ, डिसिसिव ब्रिटिश विक्ट्री, इजीली हरा दिए, क्योंकि वो पहले से ही पावरफुल हो चुके थे। अब इनके पास ऐसा कोई फोर्स नहीं था, ये पहले से ही वीकेंड मुगल एम्पायर थे, तो कोई चांस ही नहीं था जीतने का। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ब्रिटिश डिफीट बोथ मुगल एम्पायर एंड रीजनल नवाब। मुगल एम्पायर कौन थे आपके, शाह आलम II, एंड रीजनल नवाब कौन थे आपके, सुजाउदौला, मीर कासिम, ये सब आपके रीजनल नवाब थे। अब देख लो इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मैथ ऑफ बैटल, बैटल के बाद अब क्या हो रहा है, देखो ब्रिटिश इमर्ज एज अ मेजर पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। इसी के बाद बैटल ऑफ जो बक्सर हो गया, उसी के बाद ब्रिटिश पूरी तरीके से इमर्ज हो गया नॉर्दर्न इंडिया में, पावरफुल
एक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बन के उभर गया। मीर जाफर रिस्टेट मेड नवाब अगेन इन 1763, फिर से वो पपेट बन गया। सीडेड डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या सीड किया गया? मिदनापुर, बर्दवान, चिटागोंग, गिवन टू कंपनी फॉर आर्मी अपकीप, वहां पे आप आर्मी रखेंगे। ट्रेड प्रिविलेज दिया गया कि अब इंग्लिश पूरी तरीके से ट्रेड कर सकता है। इंग्लिश ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड एक्सेप्ट 2% ऑन सॉल्ट। ये ध्यान रखना, अगर आ जाए ऑल ऑप्शन करके आ जाए कि सारे के लिए ट्रेड फ्री हो गया, तो नहीं, आपके सॉल्ट के लिए 2% का ट्रेड था। इस चीज को 2% का टैक्स जो था वो था। निजाम उद दौला एज नवाब, माइनर सन ऑफ मीर जाफर, जो स्टार्टिंग में आपने मीर जाफर पढ़ा था। अब इसका जो होता है आपका, जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है तो आपका एक साइन होता है ट्रीटी, जिसे आप कहते हो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था वो आपका अगस्त 1765 में हुआ था। अब ट्रीटी में होता क्या है वो आप देख लो। नवाब ऑफ अवध कौन थे आपके? इधर देख लो आप, कौन थे? शुजाउद्दौला। अब इनके साथ ट्रीटी साइन होता है। क्या ट्रीटी साइन होता है? सबसे पहला, सीडेड इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम II। ठीक है, देखो क्या था, इलाहाबाद और कारा को शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया। ठीक है, पेड ₹50 लाख टू कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी, मतलब आप मेरे साथ लड़ाई लड़े हो, आप मुझे हावी किए हो, आप मुझे तकलीफ दी हो, तो आप उसका आप कंपनसेशन मुझे दोगे। कितना दोगे? ₹50 लाख। रिकॉग्नाइज्ड बलवंत सिंह स्टेट इन बनारस। ठीक है, ये चीजें हुई थी नवाब ऑफ अवध के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। कुछ नहीं पूछता इससे ज्यादा, बस इससे डिटेल पूछता ही नहीं। इससे पूछ लेता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसका कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका एग्जाम में पूछता है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब शाह आलम II के साथ क्या हुआ? सबसे पहला, रिसाइडेड एट इलाहाबाद अंडर कंपनी प्रोटेक्शन, आप रहेंगे इलाहाबाद में, आपको प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी उनको आप प्रोटेक्ट करेगी। सेकंड क्या हुआ? इशू फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू कंपनी। शाह आलम II अब फरमान इशू कर रहे हैं किसे? ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसका दीवानी राइट दे रहे हैं? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। और जो भी ट्रेड होगा, कुछ भी होगा, अब सारे का पैसा आपको किसको जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। साथ ही साथ ग्रांटेड ₹53 लाख एनुअली फॉर निजामत फंक्शन, ये भी उनको पैसा दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये आप ध्यान रख सकते हो अपना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। ये दोनों इंपॉर्टेंट था, हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जो हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, उसमें एक मेजर पर्सनालिटी पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इसके बारे में आप कुछ देख लो। इनका ड्यूरेशन जो इंडिया में था वो था 1725 से 1774 तक। ये बने थे आपके गवर्नर ऑफ बंगाल 2 टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल 2 बार बने थे। एक बने थे आपके 1757 से 1760 तक एंड दूसरा बने थे आपके 1765 से 1767 तक। तो जो आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था वो करवाया किन्होंने था? तो आपके रॉबर्ट क्लाइव ने कराया था। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कौन करवाया था? तो आपके रॉबर्ट क्लाइव करवाए थे। की कंट्रीब्यूशन क्या था? एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देखो लिखा भी हुआ है, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को देखना क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट का स्थापना बंगाल में कौन किया था? तो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में देख लो, कौन कंक्लूड किया था? आपके रॉबर्ट क्लाइव। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हो। डेथ देख लो, एलिजिडली कमिटेड सुसाइड इन 1774, इससे कोई मतलब नहीं है, मर गए, हमें क्या। फेथ ऑफ मीर कासिम डिपोज्ड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, लिव्ड इन मिजनरी एंड एक्साइल, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी गए कम से। अब देख लो ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ये भी देख लो, ये भी किसके द्वारा हुआ था? आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव से आप क्या देख सकते हो? एक तो ड्यूअल गवर्नमेंट देख सकते हो आप, एंड देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी इन्हीं के समय कंक्लूड हुआ था, और साथ ही साथ जो आपके बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 का, वो भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के समय हुआ था। इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव, क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट। ये सब चीजें आप लिखते चलना। पीरियड क्या था? 1765 से 1772 तक। लोकेशन क्या था? बंगाल में। तो ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये भी पूछ सकता है आपसे, बंगाल में स्टार्ट हुआ था। नेचर क्या था? ड्यूअल सिस्टम में होगा क्या? एक अब कंपनी का रूल होगा,
एक अब नवाब का रूल होगा। ठीक है, एक कंपनी एक नवाब। कंपनी रेवेन्यू लेगी, फोर्स रखेगी, सारा कुछ करेगी, नवाब क्या रहेंगे, पपेट रहेंगे। दीवानी फंक्शन, दीवानी फंक्शन मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्सेस फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये क्या था, दीवानी राइट दिया गया था। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स बताना कि किन्होंने दीवानी राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया था। ठीक है, बताना आप मुझे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद किन्होंने किया था, ये आप मुझे जरूर बताना। उसके बाद एक फंक्शन आता है निजामत फंक्शन, पुलिस एंड जुडिशियल पावर अंडर कंट्रोल वाया डेप्यूटी सूबेदार। ठीक है, पुलिस एंड जुडिशियल पावर अंडर कंट्रोल वाया डेप्यूटी सूबेदार। सोर्स ऑफ अथॉरिटी देख लो आप, दीवानी कौन करेगा, फ्रॉम मुगल एम्पायर, मतलब सब कुछ टैक्स आप कलेक्ट करो, दोगे मुझे आप। निजामत फ्रॉम सूबेदार ऑफ बंगाल। तो ये भी आप एक बार ध्यान रख सकते हो। रॉबर्ट क्लाइव का रोल, 2-3 पॉइंट है मेजर, वो बस आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कि अब दीवानी राइट होगा, टैक्स कलेक्ट होगा, करेगा कौन, कौन वहां पे अब जाकर टैक्स कलेक्ट करेगा। उसके लिए देखो दीवान रेवेन्यू ये कैसे काम करता है। दीवान का मतलब क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू डेपुटीज, ये किसके पास है दीवानी राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब वही इसे कलेक्ट करेंगे अपने डेपुटीज के हेल्प से। वही नवाब क्या है, नॉमिनल रूलर है, नवाब बस एक पपेट है और उससे कुछ नहीं। अब रिटेन्ड सेरेमोनियल पावर, नो रियल कंट्रोल, मतलब मैं आपको राजा बना रहा हूं लेकिन पीछे से सारा काम मैं ही करूंगा, मैं ही आपका चाणक्य हूं, मैं ही हर एक चीज डिसाइड करूंगा, आप बस मेरे पपेट हो, आप बस सिंहासन में बैठे हो, बस आपकी रखवाली से लेकर हर एक चीज आपको कैसे क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ मैं देखूंगा। उसे ही आप एक तरह से पपेट कर सकते हो या नॉमिनल रूलर के रूप में भी देख सकते हो। डेप्यूटी दीवान देख लो आप, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोहम्मद रजा खान ये बने थे आपके बंगाल के, एंड राजा सितव राय बने थे आपके बिहार के। इसे आप स्टार मार्क लगा लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं करना। डेप्यूटी निजाम कौन बने, मोहम्मद रजा खान, ऑल्सो हेल्ड दिस रोल। देखो रजा खान डेप्यूटी दीवान एंड डेप्यूटी निजाम, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, कंपनी गेन्ड रियल कंट्रोल, नवाब वॉज अ पपेट रूलर। Nawab dependent on company for funds and army, allowed the British to exercise power without responsibility, maximized economic gain while avoiding administrative burden। जो सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो सारी इसमें ऐसे ही लिखी हुई है, तो इसे भी आप देख सकते हो एक बार। अब इम्पैक्ट देख लो आप, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, पब्लिक सफरिंग हो गया, इससे अब उतना कोई ऐसा हमारा रिश्ता अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब लेकिन हाँ एक चीज है, ये डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गया किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। खत्म कब हुआ था, खत्म हुआ था आपका 1772 में बाय द हेल्प ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। किसने खत्म किया था, वॉरेन हेस्टिंग से। इसे भी आप जितना स्टार मार्क लगा सकते हो लगा लेना। ऐसे पूछ सकता है स्टार्ट कौन किया, खत्म किसने किया, खत्म का नाम बताओ आप, खत्म किसने किया तो स्टार्ट किसने किया उसका नाम बताओ। ऐसे इंटरलिंक करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी बातें बंगाल से रिलेटेड। हमने बंगाल से रिलेटेड सारी बातें कर ली। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड एस्पेक्ट अपना, जो है हमारा मैसूर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैसूर से रिलेटेड। मैंने आपको क्या बताया था कि जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा था तो हर रीजनल प्रोविंस अपना एक अलग से किंगडम बनाना शुरू कर दिया। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकल के आए, जो थे आपके मैसूर के, जो थे आपके हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान उनके बेटे थे हैदर अली के। ठीक है, ये दोनों पर्सनालिटी उभर के आए और इनसे ब्रिटिश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था, इसलिए अब इनसे लड़ाई करना शुरू कर दी थी एंग्लो मैसूर वॉर के हेल्प से। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ईयर देख लेंगे एंग्लो मैसूर वॉर, उस समय कौन ब्रिटेन की तरफ से लीड कर रहा था, एंड देन डेट वाइज ये तो देख लेंगे, एंड देन क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई है, ये चीजें बस हमें इसमें देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैसूर रेजिस्टेंस टू दी ब्रिटिश, राइज ऑफ मैसूर पावर कैसे शुरू हुआ। वोडेयर डायनेस्टी फाउंडेड 1612 आफ्टर विजयनगर फॉल। चिक्का कृष्ण राजा वोडेयर टू रूल्ड 1734 से लेकर 1763। हैदर अली राइज किए उसके बाद, ये कैसे बर्न हुए कब, 1721 में। ज्वाइंट आर्मी एज हॉर्समैन। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि
जो हैदर अली थे उनका इनिशियल फेज में वो क्या थे, तो वो एक हॉर्समैन थे। बिकम डी फैक्टो रूलर इन 1761 रिफॉर्म्स बाय सेटअप आर्म्स फैक्ट्री इन दिंदुगुल, recognized आर्मी एज यूरोपियन मॉडल, यूज्ड फ्रेंच हेल्प। रीजन ये भी था एक वॉर का, एक तो पावरफुल थे, दूसरी तरफ से ये फ्रांस का हेल्प लेते थे, उन्हें भी हेल्प करते थे, जिससे आपको पता है कि उससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम होता था। ठीक है। कन्फ्लिक्ट विथ मराठा, मराठा से भी इनका कन्फ्लिक्ट था, इसलिए मराठा ने फिर ब्रिटेन का हेल्प दिया और सारे लोग मिलकर फिर मैसूर से फाइट किए थे। डिफीटेड इन 1764, 1766, 1771, रीगेन्ड टेरिटरी बाय 1776 आफ्टर रेड्स। कन्फ्लिक्ट विथ मराठा भी आप देख सकते हो। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या अब वो देखो। ये हो गया हमारा पहला एंग्लो मैसूर वॉर। ये अभी बस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको ऐसा लगेगा कि यार चीजें समराइज नहीं हो रही है, परेशान नहीं होना। अभी हम लोग अगले 1 घंटे में पढ़ लेंगे एंड देन उसके बाद 20 मिनट पूरे चीजों को, आपके पास स्लाइड पड़ी हुई है, सारी चीजों को हम लोग समराइज कर लेंगे, जहां से आप देख लोगे कि आपका क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। बस हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, ईयर याद रख लेना 1767 से लेकर 1769, ये डेट याद रख लेना। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। कॉजेस क्या था? ब्रिटिश निजाम अलायंस, जो निजाम थे आपके हैदराबाद साइड के और ब्रिटिश, ये सारे लोग कंपाइल हो गए। थ्रेट फ्रॉम हैदर अली, मैंने क्या बताया था कि हैदर अली बहुत पावरफुल थे, उनसे अब इनको डर लगने लगा था। स्ट्रेटेजी क्या हुई? हैदर टर्न्ड निजाम इनटू अली एंड अटैक्ड आरकोट। कहां अटैक कर दिया? आरकोट में। रिजल्ट क्या हुआ? हैदर रीच मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड। ठीक है, एक साइड से देखोगे आप तो हैदर ही जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हो गया आपका 1769 में। ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ मद्रास अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कि ये कौन सा, मतलब किस एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था। टर्म देख लो आप क्या क्या इसके आउटकम आए। म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंक्वेस्ट, ब्रिटिश टू हेल्प हैदर इन फ्यूचर वॉर्स। ब्रिटिश अब हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अभी आप थोड़ी देर में देखना। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास आप ध्यान रख सकते हो। अब उसका जाता है आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ था आपका 1780 से लेकर 1784 तक। कॉज क्या था? ब्रिटिश ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। ब्रिटिश ने क्या किया? ट्रीटी ऑफ मद्रास को ब्रीच कर दिया, मतलब जो प्रॉमिस था अब वो फुलफिल नहीं किए। कैप्चर ऑफ माहे, फ्रेंच एली टू हैदर। ये देख लो, मद्रास की संधि का उल्लंघन, माहे हैदर अली का फ्रांसीसी सहयोगी पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा। ये रीजन हो गया आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। की इवेंट क्या हुआ? हैदर कैप्चर्ड आरकोट, हैदर ने आरकोट कैप्चर कर लिया। डिफीटेड कॉर्नल बैली, लॉस्ट एट पोर्टो नोवो। किसे हरा दिया? कॉर्नल बैली को। इसको ध्यान रख सकते हो आप। उसका क्या हुआ आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद? डेथ हो गया इनका, आपका हैदर अली का डेथ हो गया। और ट्रीटी क्या साइड हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन हुआ था? ईयर था आपका 1784 में, आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस क्यू रिस्टोर्ड, जो पहले जैसा था वैसे ही बना दिया गया। फिर आता है थर्ड आपका एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेकर 1792 तक। कॉज क्या था? कंफ्लिक्ट विथ ट्रैवनकोर, जो कौन थे? एली ऑफ ब्रिटिश थे, उनसे अब कंफ्लिक्ट होना शुरू हो गया मैसूर का। इवेंट क्या हुआ? टीपू डिफीटेड जनरल मैडो। तो ये सब नाम ध्यान रखना, जनरल मैडो। और यहां क्या ध्यान है? कॉर्नल बैली। ठीक है। लॉस्ट बैंगलोर टू कॉर्नवालिस, उन्हें तो हरा दिया, आपके जनरल मैडो को तो हरा दिया, लेकिन साथ ही साथ टीपू सुल्तान हार गए बैंगलोर को फ्रॉम कॉर्नवालिस। तो इसको ध्यान रखना। थर्ड में कौन पार्टिसिपेट किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ट्रीटी क्या हुआ? ट्रीटी हुआ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। तीनों याद रख लेना, मैं उम्मीद करता हूं याद होगा। पहला में क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा में क्या था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तीसरा में क्या था? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड देन टर्म्स क्या क्या हुए, इसके कंक्लूजन क्या लिख लें? टीपू लॉस्ट हाफ टेरिटरी, पेड ₹3 करोड़ इंडिमिनिटी, वही जो वॉर से आप जो नुकसान दे रहे हो, एंड गेव 2 सन एज होस्टेज, अपने दोनों सन को उनके गिरफ्त में कर दिए थे। देन अब लास्ट आता है अपना फोर्थ
एंग्लो मैसूर वॉर 1799। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे ये देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, ये आपके गवर्नर जनरल थे। अब मुझे आप बता देना सब्सिडरी अलायंस किनका था। साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन पूछते चल रहा हूं, आप जब कमेंट करोगे टाइम मेंशन कर देना और लिख देना कि इस समय आपने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसका आंसर ये दिया है। कॉज क्या था, टीपू कॉन्टैक्ट विथ फ्रांस, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, वही वाली बात है सब्सिडरी अलायंस। वॉर क्या हुआ, बिगेन अप्रैल 17, 1799, टीपू डाइड ऑन मई 4, 1798 एट श्रीरंगपत्तनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम कब हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। आफ्टर मैथ क्या हुआ, मैसूर रिस्टोर्ड टू वडायर्स अंडर कृष्ण राजा 3 विथ सब्सिडरी अलायंस। फिर से पपेट बन गए, कौन बने, कृष्ण राजा 3, ठीक है, तो इसको ध्यान आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेटर इवेंट क्या हुई, 1831 में ब्रिटिश टुक ओवर मैसूर, ब्रिटिश ने मैसूर ले लिया। 1881 में लॉर्ड रिपन, जो आपके रिपन थे, लॉर्ड लिटन के बाद रिपन आए, रिस्टोर्ड इट टू वडायर्स, उन्होंने फिर से वडायर्स को दे दिया था, कब दिया था, 1881 में। तो ये चारों इवेंट को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अभी समराइज होगी थोड़ी देर बाद जब हम लोग समरी पढ़ेंगे, वहां पे आप देख लेना। ये बस इतना पॉइंट आप ध्यान रखे रहना अपने पास। कुछ देख लो टीपू सुल्तान के बारे में, इन्हें क्या कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। ये किनके बेटे थे, हैदर अली एंड फतिमा के। याद रखना टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था, कंफ्यूज नहीं होना, हैदर अली को नहीं कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। इनके पास देखो मिलिट्री पावर बहुत था, आर्मी ऑन यूरोपियन मॉडल थे, फ्रेंच के फ्रेंड थे, रॉकेट यूज करते थे, पर्शियन कमांडर इनके पास थे, मतलब पावर तो बहुत था इनके पास, नेवी प्लान थी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे थे, डेमोक्रेटिक लीनिंग थी इनकी, रिलीजियस पॉलिसी था इनका, पनिश्ड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, फंडेड सिरंगेरी टेम्पल रिस्टोरेशन, मतलब ये एक तरह देखा जाए तो थोड़े से सेकुलर टाइप के थे। और साथ ही साथ देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डेमोक्रेटिक लीनिंग, सपोर्टेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ज्वाइंट जैकोबिन क्लब, ये पूछता है एग्जाम में, जैकोबिन क्लब को किन्होंने ज्वाइन किया था, तो आपके थे टीपू सुल्तान। कुछ हिस्टोरिकल ऑप्शन देख लो, ये सब कुछ नहीं है। हमने क्या देख लिया, बंगाल के बारे में देख लिया एंड मैसूर के बारे में देख लिया। अब हमारा थर्ड आता है एंग्लो मराठा वॉर। अब यहां शुरू क्या होगा आपका, एंग्लो मराठा वॉर। ऐसा क्या हो गया कि आप मराठा के साथ भी लड़े, देखो इनका सिंपल सा मोटिव था, हर जगह के जो भी प्रोविंशियल रूलर हैं उनको हटाना है, अपना कब्जा करना है। राइज ऑफ मराठा, पीरियड ऑफ राइज देख लो, आफ्टर मुगल डिक्लाइन मराठा एम्ड फॉर पैन इंडिया डोमिनेंस, बाजीराव वन फॉर्म्ड अ कन्फेडरेसी, गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया एंड पेशवा अपनी एक अलग अलग जोन बनाने लगे। कौन बनाए, बाजीराव वन। एंड देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, कब हुआ, 1761 में। याद रखना, बस ईयर याद रखना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली, मराठा पावर वीक्ड, उसके बाद मराठा का पावर वीक होना शुरू हो गया। पेशवा माधवराव वन रिस्टोर्ड पावर, डाइड इन 1772, वीकनिंग सेंट्रल कंट्रोल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ईयर 1761 किनके बीच में हुआ था, एक साइड आपके मराठा थे और दूसरे साइड आपके अहमद शाह अब्दाली थे, अहमद शाह अब्दाली थे। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करके ध्यान रख सकते हो। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ईयर देख लो आप 1775 से लेकर 1782 तक। ट्रिगर क्या, ऐसा ही कॉज क्या था इसके पीछे का, वो था सक्सेशन डिस्प्यूट, रघुनाथ राव वर्सेस इन्फेंट सवाई माधवराव, कि अब कौन गद्दी संभालेगा, इनके डिस्प्यूट से रिलेटेड अब आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्रिएट हो गया। इसी के बाद हुआ आपका ट्रीटी ऑफ सूरत। तो आपसे अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रीटी ऑफ सूरत किनके बीच में हुआ था, तो वो एंग्लो मराठा वॉर के समय हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय। रघुनाथ सीडेड सेल्सलेट एंड बसाइन फॉर ब्रिटिश सपोर्ट। रघुनाथ जो थे आपके रघुनाथ राव, वो ये दोनों टेरिटरी को, सेल्सलेट एंड बसाइन को किन्हें दे दिया, उन्होंने ब्रिटेन को दे दिया ताकि वो उनका सपोर्ट कर सके। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये कब हुआ, 1776 में। ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल एनुअल सूरत ट्रीटी, ब्रिटिश कैलकाता परिषद ने सूरत की संधि को अमान्य घोषित किया, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत को अमान्य घोषित किया। तो इसको भी आप ट्रीटी ऑफ पुरंदर को भी ध्यान रख सकते हो।
देन क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ तालगांव, जिसे आप वडगांव भी कहते हो, 1779। महादजी सिंधिया ट्रैप्ड इंग्लिश फोर्स ट्रीटी ऑफ वडगांव, ठीक है। महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को फंसाया, वडगांव की संधि पर मजबूर किया। कौन सा था, ट्रीटी ऑफ तालगांव। एंड फोर्थ क्या था, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये ध्यान रख सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछा कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुआ था, 1782 में। पीस फॉर 20 ईयर, सेल्सलेट रिटेन्ड बाय इंग्लिश, रघुनाथ प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या था, पीस था। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुआ, 1782 में। इसमें क्या किया गया कि अगले 20 साल तक शांति रहेगी। सेल्सलेट रिटेन कर दिया गया बाय इंग्लिश, इंग्लिश के द्वारा उसे दे दिया गया वापस मराठा को। एंड रघुनाथ राव को जेल कर दिया गया। ये पूरी बात हो गई आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। ये चारों बस आप देख लेना, ईयर याद रख लेना, सीक्वेंस याद रख लेना, कभी कभी सीक्वेंस में भी अरेंज करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सेकंड होगा अब आपका एंग्लो मराठा वॉर सेकंड। ईयर क्या है, 1803 से लेकर 1805 तक। देखो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या ड्यूरेशन चल रहा है, लेकिन जब हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि किनका ड्यूरेशन क्या था, उनके समय में मेजर इवेंट क्या हुई, तब आप ये सारी क्लासेस को ऑटोमेटिकली लिंक कर पाओगे। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री आपसे थोड़ा समय मांगता है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप अपने बिलीफ को नहीं तोड़ना, हमारे ऊपर से भरोसा मत तोड़ना। पूरी चीजें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी, आप परेशान नहीं होना। आप जिस दिन एग्जाम में बैठोगे आपसे सारा का सारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा आपसे वादा है, इसलिए परेशान नहीं होना आप। ट्रिगर देख लो, पेशवा बाजीराव टू लॉस्ट टू होलकर जसवंत राव टू हर्ट्सफर्स 1802, ठीक है। एंड देन इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ बसाइन हुआ दिसंबर 31, 1802 में। पेशवा एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस, पेशवा पे कोई चारा नहीं बचा, वो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ बसायन दिसंबर 31, 1802। टर्म्स ऑफ ट्रीटी क्या हुआ, इंग्लिश ट्रूप इन मराठा लैंड, जो मैंने आपको बताया था। पेशवा सीडेड ₹26 लाख वर्थ ऑफ टेरिटरी एंड सूरत। बैटल देख लो आप, आर्थर वेलेस्ली डिफीटेड सिंधिया एंड भोसले, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, आर्थर वेलेस्ली डिफीटेड सिंधिया एंड भोसले। ट्रीटीज ऑफ देवगांव इन 1803, तो इसको भी आप देख सकते हो। होलकर अटेम्प्ट फेल्ड, साइन ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। देखो मैं तो कहूंगा ना कि मराठा आप छोड़ देना, क्योंकि वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। इसलिए मराठा से वैसे भी देख लो आप। आई थिंक क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, हाँ शिवाजी से पूछा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज से पूछा हुआ है, वो मिडाइवल हिस्ट्री कंटेक्स्ट से पूछा हुआ है। इधर अभी वॉर वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछा है। एंड देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देख लो आप, 17 से लेकर 1819 तक। फिगर देख लो, ब्रिटिश अटैक ऑन पिंडारीज, मराठा अपोज्ड इट। पेशवा बाजीराव टू आए, अटैक्ड ब्रिटिश रेसिडेंसी। एंड की बैटल क्या हुआ, पेशवा डिफीटेड एट खिरकी, भोसले एट सीताबुल्दी एंड होलकर एट माहिदपुर। तो ये पूरी बातें हो गई आपकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रिलेटेड, ठीक है। की ट्रीटीज देख लो आप, ट्रीटी ऑफ पूना हुआ जून 1817 में, ग्वालियर हुआ 1817 में, एंड मंडसौर हुआ 1818 में। रिजल्ट क्या हुआ, पेशवा एबॉलिश्ड, बाजीराव टू प्रिजन टू बिथुर, सतारा गिवन टू प्रताप सिंह, शिवाजी डिसेंडेंट। क्या इसका मतलब समझे हो कि जो थर्ड आपका एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके बाद की जो पेशवा का टाइटल है वो खत्म हो गया। तो इसको आप नोट डाउन अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। वाई द मराठा लॉस, इसलिए लॉस क्योंकि इनके बीच में यूनिटी नहीं थी, ये आपस में कन्फेडरेसी बना लिए, अलग अलग क्षेत्र बना लिए, आपस में लड़ते रह गए। कभी कभी कुर्सी की लड़े, कभी अपने बेटे की लड़ रहे हैं, कभी उनके बेटे की लड़ रहे हैं, बस यही चलते रह गया, इसलिए ये खत्म हो गए, ये हार गए, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं आपको बताने के लिए। अब चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं, सिंध के साथ क्या क्या सीन था ब्रिटिश का, हम लोग वो देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने मैसूर देख लिया, मराठा देख लिया, साथ ही साथ बंगाल में जितने भी वॉर लड़े वो सारे कुछ, पलासी, फिर से आपका बक्सर, सारे कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग सिंध के बारे में देखना शुरू करते हैं। यहां देखो, यहां सीन क्या था, सिंध जो प्रोविंस था ये अभी का आपको पता है कहां पे है, इनका और सिख का दोनों प्रोविंस का अपना अलग एक टसल था। साथ ही साथ ब्रिटिश क्या चाहते थे, इनके बीच में एक समझौता कराने थे विद द हेल्प ऑफ ट्रिपटाइट ट्रीटी, ये तो उन्होंने करवाया। साथ ही साथ इटर्नल फ्रेंडशिप का एक ट्रीटी इन्होंने साइन किया। ब्रिटिश ने आपके
सिंध के प्रोविंस के साथ, और धीरे धीरे सब्सिडरी अलायंस के हेल्प से वहां भी ये धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिए। तो चलिए इनके बारे में अब कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। बैकग्राउंड पहले कुछ देख लो। 1630 में क्या था, मुगल एम्पायर गेव इंग्लिश ट्रेड प्रिविलेज इन सिंध, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। 1758 में क्या हुआ, इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड एट थट्टा अंडर कल्लोर प्रिंस गुलाम शाह, तो ये इनके हेल्प से 1758 में वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। 1775 में फैक्ट्री क्लोज्ड बाय सरफराज खान, ये कल्लोर के रूलर थे सरफराज खान, उन्होंने उस फैक्ट्री को क्लोज कर दिया था। 1783 में तालपुरा अमीर अंडर मीर फतेह अली खान टुक कंट्रोल एक्सिल्ड कल्लोर, तो यहां पे अब देखो आप वॉर होना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट आप देख लो, तलपुरा रूलर के बारे में कुछ देख लो, बस ये एक देख लो आप, मीर फतेह अली खान, इनके बारे में देख लो। इनका ड्यूरेशन क्या था, 1783 से 1800, कंफर्म्ड बाय दुरानी रूलर, रूल्ड विथ हिज ब्रदर चार यार। तो बस इतना आपको देखना है तलपुरा रूलर कहां थे। अगर आपसे एग्जाम ऐसे ही पूछ दे कि तलपुरा रूलर कहां प्रिवेल करते थे, तो आपके सिंध के प्रोविंस में करते थे। अब कुछ ब्रिटिश स्ट्रेटेजी के बारे में देख लो, ब्रिटिश कैसे यहां पे धीरे धीरे अपने जो एक कब्जा करना होता है वो कैसे स्टार्ट करना शुरू किए। 1800 में ब्रिटिश एजेंट एक्सपेल्ड बाय अमीर्स अंडर टीपू इन्फ्लुएंस, टीपू सुल्तान के प्रभाव में आकर अमीरों ने ब्रिटिश एजेंट को बाहर निकाल दिया, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीपू के इन्फ्लुएंस से। एंड देन 1807 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। फ्रेंच एक्सक्लूडेड एजेंट्स एक्सचेंज, फ्रेंच को अब हटा दिया गया, ब्रिटिश और आपको पता है कि फ्रेंच का भी आपस में दुश्मनी था। एंड देन वही जो आपका 1820 में उसी ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप को एक्सपेंड कर दिया गया और अब अमेरिका को भी उस जगह से हटा दिया गया। कौन से ईयर में, 1820 ईयर में। फिर 1832 में आपके विलियम बेंटिक आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये अब सिंध के प्रोविंस में ट्रेड नेविगेशन करना शुरू स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ मिलिट्री का मूवमेंट, जो ट्रूप का मूवमेंट होगा सिंध में, उसे वो रोक देंगे। एंड देन नो इंग्लिश सेटलमेंट, कोई भी इंग्लिश सेटलमेंट आपके ब्रिटिश के एरिया वहां पे सिंध के प्रोविंस में नहीं होगा। नेक्स्ट 1838 में देख लो आप, ट्रीटी विथ आमिर, अब आमिर के साथ ट्रीटी होगी। मेड सिंध अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट, अब ब्रिटिश पे एक तरह से आप देख लो, इनवर्सली देख लो आप कि इनडायरेक्टली अब ब्रिटिश अब धीरे धीरे वहां पे अपना कब्जा करना शुरू करेंगे। अलाउड ब्रिटिश रेसिडेंट एंड इंटरवेंशन, उसके बाद क्या हो रहा है आप 1838 में देख रहे हो आप, ट्रिपरटाइट ट्रीटी हो रहा है, इसे आप स्टामक लगा लेना। ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप को भी आप स्टामक लगा लेना, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपरटाइट ट्रीटी देखो किन के बीच में हुआ है, एक साइड आपके ब्रिटिश के गवर्नर रहेंगे जो समझौता कराएंगे, दूसरा आपके रहेंगे रंजीत सिंह, सिख प्रोविंस के रंजीत सिंह, और तीसरा आपके रहेंगे जो हैं शाह सुजा। ये तीनों मिलके समझौता करेंगे, ब्रिटिश टू मीडिएट सिंध सिख डिस्प्यूट। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट देख लो आप 1839 में सब्सिडरी अलायंस साइंड हुआ, ब्रिटिश ट्रूप स्टेशनड एट शिकारपुर एंड बुखार। सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैंने आपसे कल बातें कर ली हैं, लॉर्ड विलेस्ली का ये सब्सिडरी अलायंस था 1839 में। देखो अब कैसे कैसे धीरे धीरे कॉन्कर करना ये लोग शुरू कर रहे हैं। अब आप देख लो कुछ ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ सिंध, कैसे कैसे। अब देखो आपने क्या देख लिया, देखो ब्रिटिश का यही रूल था, सबसे पहले कुछ समझौता करेंगे उन लोग, जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, ये सारा कुछ आप देखोगे, ये पहले एक इनिशियल फेज हुआ करता था, उसके बाद अब वो लोग कॉन्क्वायर करना शुरू करेंगे, वॉर लड़ना शुरू करेंगे। 1839 से लेकर 42 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो ईयर याद रखना, ये आप ईयर याद रख सकते हो क्योंकि ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 1839 से 42 तक एंग्लो सिख वॉर, ब्रिटिश यूज्ड सिंध एज बेस, आमिर्स फोर्स टू पे एंड सप्लाई ट्रूप्स, ऐसे ये वॉर आपका, इसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट 1842 में देख लो आप, आमिर फॉल्सली चार्ज विद डिसलॉयल्टी, इन्होंने अपने सिक्योरिटी भी दी, साथ ही साथ ये डिसलॉयल भी बन गए। 1843 में देख लो आप, वॉर अगेंस्ट आमिर लेड बाय चार्ल्स नेपियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीवाईक्यू हैं कि जो वॉर हुआ था सिंध के अगेंस्ट, आमिर के अगेंस्ट, वो किन्होंने लीड किया था, तो वो थे आपके चार्ल्स नेपियर। इससे आप जितना स्टार मार्क लगा सकते हो निकाल लेना, लगा लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेम
चार्ल्स नेपियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही आमिर के अगेंस्ट, ईयर याद रख लेना, एक बार चार्ल्स नेपियर पूछ रखा है, मे बी इस टाइम आपसे ईयर पूछ ले 1843। सिंध एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर, नेपियर बिकम फर्स्ट गवर्नर। तो नेपियर क्या बन गए वहां पे आपके, चार्ल्स नेपियर वहां के फर्स्ट गवर्नर बन गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करके रख लेना जरूर। टर्म्स इम्पोज ऑन आमिर, अब वही पैसा मांगेंगे ये लोग। एनुअल पेमेंट ₹3 लाख फॉर कंपनी ट्रूप्स, कंपनी ट्रूप्स के लिए 3 लाख रुपए दो। नो फॉरेन टाइज विदाउट ब्रिटिश नॉलेज, आप कोई भी वहां पे फॉरेन से आप रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। जो आपने देखा था ना ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, उसमें क्या था कि दूसरे से आप रिश्ता छोड़ो, आप सिर्फ हमसे बस दोस्ती बना कर रखो। पहले उन्होंने फ्रांस को हटा दिया, फिर अमेरिका को हटा दिया, सेम वही यहां पे एक्सपेंड हो रहा है। नो फॉरेन टाइज, आप अब सारे फॉरेन टाइज को आपके पास कोई इंप्लॉय भी हैं फॉरेन के, उन्हें भी आप हटा दो, सिर्फ अब जो भी चीजें होंगी सारा कुछ अब ब्रिटिश देखेंगे। मिलिट्री स्टोर्स, स्टोरेज फैसिलिटी एट कहां किया, कराची में, ठीक है, आज का ये आपका पाकिस्तान में है। रिवर टूल्स देख लो एंड ट्रूप सपोर्ट देख लो, तो ये सब आप चीज कुछ कुछ चीजें ध्यान रख सकते हो। देखो चार्ल्स नेपियर ने कहा क्या था, ये मे भी ये पूछ सकता है कि चार्ल्स नेपियर का क्या कमेंट था इनके ऊपर। वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट वी शैल डू, ठीक है, ये बात किन्होंने की थी, आपके चार्ल्स नेपियर में। तो ये बस इतने पॉइंट को आप ध्यान रख लेना, सिंध के प्रोविंस से, बस इतना में आपका काम हो जाएगा। हम लोग अब सिंध को भी देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं, किन के साथ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पंजाब के साथ, कि ब्रिटिश अब पंजाब के साथ कैसा वॉर फाइट करेगा। कंडीशन कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब विथ सिख, 1715-16 में देख लो आप, बंदा बहादुर डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय फारूक सियार। बंदा बहादुर कौन डिफीट किया उन्हें, फारूक सियार। ईयर क्या था 1715-16 में। अब मुझे आप बता देना 1717 में फरमान कौन जारी किया था, तो वो भी आपके फारूक सियार भी थे। 1721 में तट खालसा एंड बंदाई फैक्शन यूनाइटेड अंदर भाई मनी सिंह। तो ये ध्यान रखना कि तट खालसा और बंदाई फैक्शन कब एक दूसरे में मर्ज हो गए। ईयर क्या था 1721, किन्होंने किया था, भाई मनी सिंह ने। नेक्स्ट 1784 में देख लो आप, कपूर सिंह ऑर्गेनाइज दल खालसा, किन्होंने दल खालसा ऑर्गेनाइज किया था, आपके कपूर सिंह ने। डिवाइडेड इनटू बुद्धा दल एंड तरुणा दल। बुद्धा दल कौन हो गया, आपके जो यंग ओल्ड पर्सन है वो आपके सीनियर सिटीजन वाले इसमें आ जाएंगे, और तरुणा में कौन आ जाएगा, आपके जो भी यूथ हैं, चाइल्ड हैं, यूथ हैं, ये सब अब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना आप, किन्होंने किया था, ये कपूर सिंह ने, ध्यान रखना आप, कपूर सिंह, ठीक है। उसका ये देख लो आप 1780 में बर्थ ऑफ रंजीत सिंह, यही आगे जाके आपके ट्रीटी ऑफ अमृतसर वगैरह सबको साइन करेंगे। बर्थ ऑफ रंजीत सिंह सन ऑफ महन सिंह ऑफ शुक्राचार्य एरिया के ये थे आपके 1780 में, इनको ध्यान रख लेना, बर्थ ऑफ रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह के बारे में कुछ देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1799 में अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ लाहौर बाय जमन शाह अफगानिस्तान के, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके गवर्नर ऑफ लाहौर बने थे, कौन बनाया था इन्हें, जमन शाह। ईयर क्या था 1799। एंड देन 1805 में अक्वायर्ड जम्मू एंड अमृतसर, किन्होंने अक्वायर किया था, आपके रंजीत सिंह ने। 1890 में इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया था विद द ब्रिटिश। उसके बाद क्या हुआ था, सतलज जो रिवर है, आज का जो आप सतलज रिवर देख रहे हो, वो बाउंड्री बन गया था कि अब ब्रिटिश एक साइड रहेंगे और आपके जो रंजीत सिंह की फोर्सेज है वो एक साइड रहेगी, दोनों एक दूसरे में इंगेज नहीं होंगे। यही बात हुआ था आपके ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ईयर क्या है 1809, तो इसको ईयर को ध्यान रख सकते हो आप एक बार। इसका ये देख लो, यहां भी इन्होंने कब्जा किया था 1818 में मुल्तान में, एंड देन कश्मीर, एंड देन पेशावर, एंड देन आपके 1839 में रंजीत सिंह डाइड हो गए थे। उसके बाद जो सिख का प्रोविंस था उसकी डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो गई थी। जब तक वो पावरफुल थे तब तक सिख बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। अब जैसे ही वो डिक्लाइनिंग फेज में आया वैसे ही अब ब्रिटिश को मौका मिल गया, वो वहां पे अब अपना कन्क्वायर शुरू कर दिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ईयर देख लो आप 1809। रंजीत सिंह एक्सेप्टेड सतलज एज बाउंड्री। मे भी आपसे यही पूछ ले कि कौन सा रिवर इन दोनों ट्रीटी ऑफ अमृतसर का बेस बना था, तो वो आपका रिवर कौन सा था, सतलज रिवर। प्रिवेंटेड एक्सपेंशन इनटू ब्रिटिश हेल्ड सतलज रीजन, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। ब्रिटिश एक्सेप्टेड हिज सोवर्जिनिटी वेस्ट ऑफ सतलज, जो सतलज का जो वेस्ट रहेगा वहां पे अब रंजीत सिंह का सोवर्जिनिटी रहेगा, और उसके इधर अब इंग्लिश कंपनी का सोवर्जिनिटी रहेगा। फोकस शिफ्टेड वेस्टवर्ड, मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो।
अब देख लो पोस्ट रंजीत सिंह इंस्टेबिलिटी आने लगा। अब जैसे उनका डेथ हो गया, आपका डेथ हो गया 1839 में, उसके बाद वो फेज डिक्लाइनिंग फेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख लो आप, ये सब इवेंट देख सकते हो, ये सब वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इवेंट एक बार अपने तरफ से देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वही देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ईयर याद रखना 1845-46। अब देखो फिर से मैंने थोड़ी देर पहले ही ये बात की थी कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे वहां पे एक एक करके सारे कुछ पढ़ लेंगे कि ये जो भी ये फेज था उसमें कौन इंडिया में गवर्नर जनरल था, उनकी क्या क्या भूमिकाएं थी, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। कॉजेज क्या था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पंजाब, जैसे रंजीत सिंह मर गए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया। ब्रिटिश ट्रूप बिल्डअप नियर बॉर्डर्स, ब्रिटिश अब धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गया। सिख आर्मी क्रॉस्ड रिवर सतलज, अब इनसे भी गलतियां हो गई, ये रिवर सतलज क्रॉस कर लिए। सीन एज एग्रेशन, मतलब अब वो कैप्चर के मूड में दोनों साइड से अब चीजें वॉर स्टार्ट हो गई। मेजर बैटल देख सकते हो आप, ये सब वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह देखोगे आप सिख डिप्यूटी हुए हैं तो आप इसे छोड़ सकते हो। बस याद रखना फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ईयर याद रख लेना 1845-46, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ आपका, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। ये कैसे खत्म हुआ आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर के हेल्प से। इसमें वॉर इंडिमिनिटी, मतलब जो आप हमें क्षति पहुंचाए हो उसके लिए आप मुझे कंपेंसेट करोगे, कितना, ओवर 1 करोड़। टेरिटरी लॉस हो गया। जलंधर दोआब एनेक्स कौन किया, ब्रिटिश किए, जलंधर दोआब रीजन। ब्रिटिश रेसिडेंट कौन किए, हेनरी लॉरेंस एट लाहौर। इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में नाम पूछता है कि वहां तक कौन गया था, तो आपके हेनरी लॉरेंस थे, इन्होंने ही जाके ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया था आपके लाहौर में, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क लगा सकते हो, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह, किसे सोल्ड किया गया, गुलाब सिंह को, कितने में, 75 लाख रुपए में। आज का ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। एंड देन ट्रीटी ऑफ भैरवल, ये भी आपका दिसंबर 1846 में हुआ था। रानी जिंदन रिमूव्ड एज रीजेंट, रानी जिंदन को हटा दिया गया। काउंसिल ऑफ रेजेंसी फॉर्म्ड हेडेड बाय हेनरी लॉरेंस। तो इतना में आपको ये जितना भी ये पढ़े हो इसमें बस दो ही चीज ध्यान रखना, एक तो आप ट्रीटी याद रखना, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड भैरवल, ये आपका ब्रिटिश और सिख प्रोविंस के बीच में हुआ था। और ये याद रख लेना हेनरी लॉरेंस का, इन्होंने ही लाहौर गए, वहां पे कब्जा किए, एंड देन एक काउंसिल फॉर्म किए जिनके हेड भी आपके हेनरी लॉरेंस से बने थे, इसको ध्यान रख सकते हो आप। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड एंग्लो सिख वॉर की। ईयर क्या था, फिर 2 साल बाद ही 1848 से 49, फिर 1-2 साल ये चला है वॉर। कॉज क्या था, ह्यूमिलिटेशन फॉर्म फ्रॉम प्रीवियस ट्रीटी, मिसरूल एंड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड रानी जिंदन। मुलराज ऑफ मुल्तान रेबेल्ड, किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर। शेर सिंह ज्वाइंट रेबेलियन, मतलब ये भी रिबेलियन अब एक तरह से रिटेलिएशन वाला चीजें हो गया कि अब सिख आगे से आके लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब ह्यूमैनिटेरियन, मतलब अब वो बहुत तकलीफ में थे कि उनके साथ बहुत गलती हुआ है, साथ ही साथ रानी जिंदन को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, मिसरूल किया जा रहा था, इसलिए अब वो वॉर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में वो चीजें बदल गई। ईयर क्या था, 1848-49, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। देखो पिछली संधियों से अपमान, रानी जिंदन के प्रति कुशासन और अनादर, मुल्तान के मूलराज ने विद्रोह किया, 2 ब्रिटिशों को उन्होंने मार डाला, एंड शेर सिंह विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये सब रामनगर, चिन्नौल, गुजरात और झेलम, ये सब ऐसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब क्या किया, पंजाब एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, हार तो गए वो, लेकिन पंजाब को फिर किन्होंने एनेक्स कर लिया, ब्रिटिश ने, कब, 1849 में। शेर शाह सरेंडर कर लिए। डलहौजी रिवॉर्डेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि उस समय आपका डलहौजी का रूल चला था, तो डलहौजी रिवॉर्डेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। पंजाब प्लेस्ड अंडर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी एंड जॉन लॉरेंस एंड कार्ल्स मैंसल। 1853 में देख लो आप, रिप्लेस्ड बाय चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस। तो इतना आप पॉइंट यहां से आप ध्यान रख सकते हो। सिग्निफिकेंस कुछ है ये आप देख सकते हो एक बार अपने सबसे भी, ऐसा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मेथड ऑफ एक्सपेंशन, या पूरा 100 ईयर में 1757 से लेकर 1857 तक जो मेथड जो एक्सपेंड कैसे वो करते थे, आपने पता ही है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिवाइड एंड रूल, ये किनका था, वही इंग्लिश कंपनी का था कि डिवाइड करते चलो रूल करते चलो, वही चीजें यहां भी होती थी। कैसे कैसे एक्सपेंड करना शुरू किए, कभी ये रिंग फेंस पॉलिसी ला रहे हैं, कभी ये सब्सिडरी अलायंस ला रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग अब एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे ये पूरा चीजें चल रहा है। देखो
मेथड ऑफ एक्सपेंशन, कुछ तो एक तो या तो देखो दो तरीके से होगा, एक तो आप लड़ाई लड़ लो, उन्हें हरा दो, आप उस जगह को कॉन्कर कर लो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाओ। डिप्लोमेटिक मतलब कुछ उनको ऐसा तकलीफ दे दो जो वो बयां भी ना कर पाए और आपसे एक समझौता भी कर लें, उसे आप डिप्लोमेटिक रिलेशन के तौर पे भी देख सकते हो। जैसे वॉर एंड कन्क्वेस्ट में क्या हो जाएगा, जो आपने बंगाल में देखा, जो आपने मराठा में देखा, बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, ये सब क्या था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब क्या है, एक तरह से वॉर एंड कन्क्वेस्ट का रूप है। वहीं दूसरा क्या है, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप रिंग फेंस पॉलिसी यूज कर रहे हो, ये पॉइंट मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लेना, रिंग फेंस पॉलिसी। ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रिंग फेंस जो पॉलिसी था ये आपका वॉरेन हेस्टिंग का था, वॉरेन हेस्टिंग का था, ठीक है। ये अभी आगे बताएंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी होता क्या है। नेक्स्ट है आपका सब्सिडरी अलायंस, ये सब डिप्लोमेटिक कन्क्वेस्ट करने का रूल है। सब्सिडरी अलायंस ये किनका था, ये था आपका लॉर्ड वेलेस्ली का, लॉर्ड वेलेस्ली का, ये हो गए आपके सेकंड। तीसरा क्या है आपका, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अब ये डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स है, ये किसका था, ये था लॉर्ड डलहौजी का, डलहौजी का। तो ये तीनों को आप एक नोट में नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज ये पीडीएफ ऐसे आपको पीसीएस विद नीलेश टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। डिप्लोमेटिक आपने देख लिया। अब सबसे पहले मैं इसे रब कर दूं जल्दी से। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, किनका था ये, वॉरेन हेस्टिंग का। इसमें सिंपली क्या कर रहे हैं, एक बफर स्टेट बना देना। सपोज ये आपका कोई रीजन है एक्स, अब इसके बाहर बाहर उनकी फोर्स रहेगी जिसे आप कह दोगे वाई। तो ये क्या कह रहे हैं, इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिंग फेंस कर रहे हैं। वही इनका पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वॉरेन हेस्टिंग। एम क्या था, क्रिएट बफर स्टेट टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश फ्रंटियर, ब्रिटिश फ्रंटियर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एप्लीकेशन डिफेंस ऑफ अवध इन एक्सचेंज फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय नवाब। आउटकम क्या निकला, लीड टू डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया रूलर ऑन ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट। मतलब उन्हें ऐसा कर दे रहे ना कि अब उन्हें ऐसा लगने लगेगा जो मुगल एम्पायर थे कि अब मुझे ब्रिटिश ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। सेकंड क्या है आपका, सब्सिडरी अलायंस, इनके बारे में मेरी आपसे कल बात हो चुकी है। किसका था, लॉर्ड वेलेस्ली का। इनका ड्यूरेशन देख लो आप, 1798 से लेकर 1805 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है लॉर्ड वेलेस्ली का ड्यूरेशन। 1800 में इन्होंने, आपको पता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी आपकी कैलकाटा में। वो बेसिकली किस लिए था, जो इनके फोर्सेज हैं, जो उनके पीस जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट, उनको ट्रेंड करने के लिए ये खोला गया था। तो ये तो बात हो गई सब्सिडी अलायंस रिलेटेड। यहां कुछ देख लो आप, ब्रिटिश ट्रूप स्टेशनड परमानेंटली इन इंडियन टेरिटरी, इनके बारे में बात हो चुकी है। सब्सिडी पेड बाय इंडियन रूलर फॉर ट्रूप्स अपकीप, साथ ही साथ वो पैसा भी ले रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ पैसा भी ले रहे हैं। फॉरेन रिलेशन खत्म करना था। इंडियन रूलर फॉरबिडन फ्रॉम एक्सटर्नल रिलेशन विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। उस क्षेत्र में, सपोज मैंने आपको कल ये चीज समझाया था, ये कोई रीजन ले लो आप, सिंध का प्रोविंस ले लो आप, ठीक है, सिंध का प्रोविंस ले लो। यहां पे ये मिलिट्री का बेस बन गया, ब्रिटिश मिलिट्री का बेस बन गया। अब ये ब्रिटिश जो मिलिट्री का बेस बना है, इसको अब सबसे पहले इनका जो सैलरीज वगैरह, यहां पे जो ट्रूप्स हैं, उनकी फूडिंग, उनकी हॉस्पिटलिटी, उनकी जो भी सैलरीज है वो कौन करेगा, सिंध के राजा करेंगे, ठीक है, सिंध के राजा करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर अब कोई भी दूसरे फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉयमेंट यहां पे एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। ये कुछ भी अगर ये दूसरा रिलेशन बनाएंगे किसी फॉरेन कंट्री के साथ, वो किसके, वो तो वैसे बना सकते नहीं है, लेकिन अगर उनको सबसे पहले परमिशन चाहिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये आपको हो गया सब्सिडरी अलायंस रिलेटेड बातें। पर्पस क्या था देख लो आप, चेक फ्रेंच इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग नेपोलियन एरिया, एक्सपेंड कंपनी कंट्रोल इनडायरेक्टली, फाइनेंशियल ड्रेन ऑन इंडियन स्टेट।
तो ये सब कुछ इनका सब्सिडरी अलायंस रिलेटेड बातें था। स्टेज ऑफ इवेल्युएशन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस के अंदर कौन कौन से स्टेट आपके अंदर आए थे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बकायदा बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। स्टेट देख लो, हैदराबाद, ईयर क्या था 1798 से लेकर 1800, देन आपका मैसूर आएगा 1799, तंजौर आएगा अक्टूबर 1799, अवध आएगा नवंबर 1801, पेशवा आएगा दिसंबर 1801, एंड देन भोसले, मराठा, राजपूत, होलकर्स, ये सारे आपके स्टेट आ जाएंगे जो आपको सब्सिडरी अलायंस के हेल्प से ये सारे कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा आएगा। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस। थर्ड है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है किसका, ये है आपका लॉर्ड डलहौजी का। 1848 से 1856 का इनका पीरियड था। इसके बारे में हम लोग सारा कुछ गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी का ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। इसमें सिंपल सा मतलब है कि अगर आपकी कोई अपनी खून नहीं है, कोई बेटे अपने नहीं हैं, तो वहां पे कब्जा आप करेगा ब्रिटिश एम्पायर। वहां के जो गवर्नर जनरल होंगे वो आप कब्जा करेंगे। यही सिंपल भाषा में कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर आपका रियल हेयर कोई नहीं है, आपके खून ब्लड के कोई आपके सन नहीं है, तो वो जगह अब आपके लिए नहीं है। एडॉप्टेड सन्स कैन इनहेरिट प्राइवेट प्रॉपर्टी बट नॉट द थ्रोन अनलेस अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश। आप कोई किसी सन को एडॉप्ट करके आप अपनी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी दे सकते हो, लेकिन आप उस जगह पे उसे राजा नहीं बना सकते हो। यही बात कहता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑरिजिन क्या था, प्रेसिडेंट एग्जिस्टेड बट डलहौजी इन्फोर्स्ड इट। ठीक है, डलहौजी ने ही से लाया था। ये देख लो, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बगात, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। इस सबसे पहला कौन है ये याद रखना आपको, फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड लास्ट, लास्ट कौन था आपका, नागपुर। सतारा स्टार्टिंग, नागपुर लास्ट। टोटल देखो, टोटल 7 स्टेट एनेक्स थ्रू लैप्स। अवध एडेड सेपरेटली, अवध सेपरेटली एडेड हुआ था। ये 7 जो हैं आपके जो सामने हैं, ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मदद से एनेक्स हुए थे। स्टार्टिंग किसे हुआ, सतारा से, लास्ट कौन गया, नागपुर। जो भी उनके जो ड्यूरेशन थे उसी में ये सारा कुछ हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये हुआ था 1856 में। सब्सिडरी स्टेट सिंस 1765, जब आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके ये क्या बन गया, सब्सिडरी स्टेट बन गया था। प्रॉब्लम क्या था इनके साथ, मिस गवर्नेंस, हाई टैक्सेशन, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। डलहौजी क्या स्टेप लिए, सेंड स्लेमैन एंड ऑटरमन टू इंस्पेक्ट। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्लेमैन एंड ऑटरमन टू इंस्पेक्ट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि कौन इन्हें भेजा था, डलहौजी भेजे थे। रिजल्ट क्या आया, वजीद अली शाह डिपोज्ड, अवध एनेक्स्ड इन 1856। उसके बाद अवध को एनेक्स कर लिया गया 1856 में। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, स्पार्कल अनरेस्ट लीडिंग टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक है। ठीक है, समरी ऑफ डलहौजी एनेक्सेशन आप देख सकते हो 1848 से 1856। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इनका, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, बगात, जैतपुर, उदयपुर, ये सारा कुछ आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आया। टोटल स्टेट एनेक्स कितने हुए, 7+1। अवध थे आपके नेक्स्ट। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हो आप। कुछ व्यूज वगैरह हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज की तरफ। थोड़ा जो आज का बाहर का कंट्रीज है उधर अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एंग्लो भूटानीज रिलेशन, ये अब कैसा रिलेशन था, कन्फ्लिक्ट शुरू होना कैसे हुआ कि ब्रिटिश अब असम की तरफ से कब्जा करना शुरू कर लिए, तो अब उन्हें प्रॉब्लम होने लगा। भूटानी जो थे उन्हें अब इशू क्रिएट होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ असम कन्वर्ट कर लिए। ईयर क्या था, 1826। ब्रॉट कॉन्टेक्ट विथ भूटान, तो अब उन्हें इशू होना शुरू हो गया। टेंशन क्या हुआ, भूटानीज रेट्स एंड मिस स्टेटमेंट ऑफ इंग्लिश एनवॉय 1863-64। इंग्लिश का जो एनवॉय गया था उससे अब इशू पहुंचाना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश एक्शन देख लो, नेक्स्ट असम पासेस स्टॉप भूटानीज सब्सिडी। फिर क्या हुआ, टीटी साइन हुआ, भूटान सरेंडर, असम
पासेज इन रिटर्न ऑफ एनुअल सब्सिडी। कुछ पैसे के लालच में ये चीजें भी खत्म हो गई। ये एंग्लो जो आपका भूटानीज का जो रिलेशन था ये एंड हो गया। अब सेकंड जो रिलेशन था ये किसके साथ था? एंग्लो नेपालीज रिलेशन। वहां पे देख लो आप, ये याद रख लेना आप, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में आपका ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किन के बीच में? एक साइड आपके एंग्लो थे, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे साइड आपके नेपालीज थे। तो इनके बीच में ट्रीटी ऑफ सुगौली ईयर 1860 में साइन हुआ। नेपाल सीडेड गढ़वाल कुमाऊं विथड्रॉ फ्रॉम सिक्किम एंड एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट। नेपाल ने गढ़वाल कुमाऊं को ब्रिटिशों को सौंपा, सिक्किम से हट गए और एक ब्रिटिश रेसिडेंस को स्वीकार किया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यही था आपका ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में। ईयर पूछा हुआ है ट्रीटी ऑफ सुगौली किनके बीच में हुआ ये पूछा हुआ है। मे बी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपका ये भी पूछ सकता है। थर्ड देख लो आप, एंग्लो बर्मीज रिलेशन। आज का जो हमारा म्यांमार है उनके साथ भी क्या रिलेशन था? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ इनके साथ। ईयर क्या था? 1824 से लेकर 1826। कॉज क्या था? बर्मीज एक्सपेंशन इनटू अराकरम मणिपुर, थ्रेट टू आसाम। आसाम तक इनका कब्जा था, ब्रिटिश का कब्जा था। अब ये धीरे धीरे जो बर्मीज थे वो आगे बढ़ रहे थे, तो अब उन्हें थ्रेट होने लगा, इसलिए ये वॉर लीड हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ट्रीटी क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ यानदोबे। इसको ध्यान रख सकते हो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ यानदोबे किनके बीच में हुआ था? एंग्लो बर्मीज के बीच में। ₹1 करोड़ इंडिमिनिटी, फिर से वही क्षति पहुंचाए हो तो आप मुझे पैसा दो। सीजन ऑफ अराकरम एंड टेनेसरिम, जो रीजन था जहां पे वो कब्जा किया था उसे छोड़ना पड़ेगा। ये सब आप कुछ कुछ देख सकते हो, ये सब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर। ये कब था? 1852 में। कॉज देख लो आप, ब्रिटिश कॉमर्शियल इंटरेस्ट। अब कॉमर्शियल इंटरेस्ट तब बढ़ने लगे। थर्ड क्या हुआ आपका? एंग्लो बर्मीज वॉर। ईयर क्या था? 1885, जो आपका जिस समय आईएनसी फॉर्म हुआ था उस समय का ये बात हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हो आईएनसी जब फॉर्म हुआ उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। उस समय ये बेसिकली गवर्नर जनरल नहीं थे, ये वॉइसरॉय थे, लॉर्ड डफरिन। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। बर्मा सेपरेटेड इन 1935, इंडिपेंडेंस इन 1948 अंडर ऑंग सैन। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। बस 3 वॉर को आप ईयर देख लेना, और सबसे पहला ट्रीटी ऑफ यानदोबे हुआ था, बस उसे देख के बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंग्लो तिब्बतन रिलेशन देख लो आप। ब्रिटिश कंसर्न, रशिया का इन्फ्लुएंस था तिब्बतन में जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इन लहाशा आर्म सप्लाई, ठीक है, तो ये सब आप कुछ देख सकते हो। उसका क्या हुआ आपका? एंग्लो अफगान रिलेशन भी देख सकते हो। तिब्बतन के साथ उतना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है वो है एंग्लो अफगान रिलेशन। यहां पे कुछ ट्रीटी वगैरह हुआ था, उसे आप देख सकते हो। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ कब हुआ? 1839 से 1842 तक। कॉज क्या था? फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी, अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि फॉरवर्ड पॉलिसी किसका था? फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब क्या? एक्सपेंड करना आगे की तरफ। ये पॉलिसी किसका था? ये पॉलिसी था लॉर्ड ऑकलैंड का। मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड का था। इन्हीं के साथ मिले थे लास्ट में बाद में लॉर्ड लिटन। ये दोनों को आप इंपॉर्टेंट समझ के नोट डाउन कर लेना, लॉर्ड ऑकलैंड एंड लॉर्ड लिटन। ठीक है, रसिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए आपका ये फॉरवर्ड पॉलिसी लाया गया था कि मैं जितना दूर तक एक्सपेंड कर सकूं कर दूं। एक्शन क्या हुआ? ट्रिपटाइट ट्रीटी साइन हुआ 1838 में ब्रिटिश, सिख और शाह सूजा के बीच में, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो चुकी है। इवेंट कुछ देख लो। ब्रिटिश कैप्चर्ड काबुल, शाह सूजा इंस्टॉल्ड बट रिजेक्टेड बाय अफगान, ब्रिटिश गैरिसन किल्ड, ट्रीटी साइंड। बस इतना छोटा सा चीजें ध्यान रखना है। ब्रिटिश रीऑक्युपाइड काबुल, रिस्टोर्ड दोस्त मोहम्मद, ये सब आप देख सकते हो। मास्टरली इन एक्टिविटी किनका था? ये जॉन लॉरेंस का। प्रिंसिपल क्या था? नॉन इंटरवेंशन अनलेस फ्रंटियर डिस्टर्ब्ड और फॉरेन हेल्प सोट बाय आपका अफगान। तो मास्टर इन एक्टिविटी किसका है? आपका जॉन लॉरेंस का। ड्यूरेशन क्या था? 1864 से लेकर 1869। तो इसको ध्यान रख सकते हो आप। देखो अब सेकंड एंग्लो अफगान समय में कौन आ गया? 1878 से लेकर 80 में लॉर्ड लिटन आ गए। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, इन्हीं का पॉलिसी था प्राउड रिजर्व का। जॉन लॉरेंस का क्या था? मास्टरली इन एक्टिविटी। शेर शाह रिफ्यूज्ड ब्रिटिश एनवॉय, अलाउड रशियन मिशन।
अब इसका क्या हो गया, ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ गंडमक। किन के बीच में हुआ, एक साइड आपके एंग्लो हो गए, एक साइड आपके अफगान हो गए, इनके बीच में ट्रीटी साइन होगा, ट्रीटी ऑफ गंडमक। ब्रिटिश रेसिडेंट एट काबुल, आमिर टू सीक ब्रिटिश एडवाइस ऑन फॉरेन पॉलिसी, एनुअल सब्सिडी एंड प्रोटेक्शन। आफ्टर मैथ क्या हुआ, याकूब एब्डिक्टेड, काबुल एंड कंधार रीऑक्युपाइड, अब्दुल रहमान मेड अमीर। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। प्लान टू डिवाइड अफगानिस्तान ड्रॉप्ड बाय, किसके द्वारा, आपके लिट्टन के बाद कौन आए थे, रिपन आए थे, इन्होंने प्लान को ड्रॉप कर दिया, प्लान टू डिवाइड अफगानिस्तान ड्रॉप्ड। तो ये 4-5 जो पर्सनालिटीज आपने अफगानिस्तान में देखा, जैसे लॉर्ड रिपन देख लिया, आपने देख लिया जॉन लॉरेंस को, आपने देख लिया लॉर्ड लिट्टन को, लॉर्ड ऑकलैंड को। तो ये जो 4-5 पर्सनालिटीज आपने देखा, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। लेटर इवेंट, अफगान इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर अंडर अमामुल्ला। ठीक है। अब हम लोग यहां तक सारी कुछ डिटेल में देख लिए हैं, बहुत डिटेल में देखे हैं। अगले आई थिंक 1.5 आवर हुआ होगा हर एक चीज पढ़ते पढ़ते। हम लोग अब क्या करेंगे, अगले हाफ एन आवर में पूरे चीज़ों को, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास जब हमारी शुरू हुई थी, मैंने आपको कहा था कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने में आपको नहीं दूंगा, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, चीज़ों को आपके पास पहुँचाने के लिए आया हूँ। अब बस आपको क्या करना है, समरी देखना है। आपके एग्जाम में आप पेपर उठा के देख लेना, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे इस समरी से हो जाएंगे, परेशान नहीं होना। जो अभी तक पेशेंस रख लिए होंगे उनके लिए अब ये चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत ईजी होने वाली है। चलिए एक एक करके अब सारे समरी को देखते हैं। ट्रीटी ऑफ सुगौली किनके बीच में हुआ था, नेपाल के साथ हुआ था। किनका हुआ था, एंग्लो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। ईयर क्या था, 1816 था। ब्रिटिश रेसिडेंट सीडेड गढ़वाल एंड कुमाऊं, ये क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1826 में ट्रीटी ऑफ यानदोबे हुआ था, बर्मा के साथ हुआ था। बर्मा आज का म्यांमार हो गया। वॉर इंडिमिनिटी दिया गया था 1 करोड़ का। सीडेड अराकरम एंड तेनसरिम रीजन। ट्रीटी ऑफ लहासा हुआ, किसके साथ हुआ, तिब्बत के साथ। ईयर क्या था, 1904 में। उस समय आपके लॉर्ड कर्जन यहां के वॉइसरॉय थे। ब्रिटिश ट्रेड राइट, चुंबी वैली ऑक्यूपेशन। एंड देन ट्रीटी ऑफ गंदमक हुआ, किनके साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ। कौन से ईयर में हुआ था, 1879 में। ब्रिटिश रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल, कि कोई भी आप फॉरेन से कोई भी अगर रिलेशन बनाओगे तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। ट्रीटी विथ भूटान हुआ, भूटान के साथ। ब्रिटिश सब्सिडी, कंट्रोल ओवर असम पासेस। तो ये 3-4 जो मेन आपके ट्रीटीज हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये देख लो आप। सिंध कॉन्क्वेस्ट, पंजाब एनेक्सेशन, दुरंत एग्रीमेंट। दुरंत एक तरह से एग्रीमेंट क्या हो गया, 1893 में हुआ था। एक तरह से वही जो दुरंत लाइन है जो आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है वही है बस, और कुछ नहीं है। बाउंड्री ड्रॉन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, आज का जो इंडिया हो गया, एंड अफगानिस्तान। तो बस इतना आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का पॉलिसी आपने देख लिया 1899 से 1905, ये अभी आप नहीं देखो, ये देख लो। विड्रॉ एंड कंसंट्रेशन, पुल्ड ब्रिटिश ट्रूप फ्रॉम एडवांस पोस्ट, यूज्ड ट्राइबल लेवाइड इंस्टेंस। ये वैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें, तो अभी परेशान नहीं होना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फॉर्म्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम पंजाब। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस किनके समय में फॉर्म हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो बस इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब चीजें अभी आप छोड़ सकते हो। ये सब चीजें हम लोग जब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां सारा कुछ पढ़ेंगे। अब हम लोग अभी ट्रीटीज वगैरह देख लिए, अब हम लोग वॉर वगैरह देखेंगे। जो मेजर फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रीटी हुआ था वो हो गया। अब हम लोग वॉर को देखते हैं। सबसे पहला अपना बैटल ऑफ पलासी। ईयर क्या था, 1757। आउटकम क्या निकला, ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला एंड लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। यहां से आपका ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, फाउंडेशन हुआ, दैट मींस नींव रखा गया। सेकंड हुआ आपका बैटल ऑफ बक्सर। ईयर क्या था, 1764। डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर, रियल कंसोलिडेशन, मतलब अब ब्रिटिश पावरफुल हो गया। नेक्स्ट आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, इसी के बाद ट्रीटी ऑफ बक्सर के बाद 1765 में। ग्रांटेड दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू दी ब्रिटिश। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश रूल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बंगाल, यही था आपका डुअल गवर्नमेंट।
1765 से लेकर 1772 तक ये चला था। इसके बारे में पीछे हमारी बात हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये देख लिए हम लोग इंपॉर्टेंट पैटर्न ट्रीटीज। ये क्या हो गया, ये आपका बंगाल के साथ हो गया, ठीक है, ये आपका बंगाल के साथ हो गया। एंड देन अब हम लोग देख लेते हैं मैसूर के साथ, जो भी एंग्लो मैसूर वॉर हुआ आपके, पहला हुआ 1767 से लेकर 69, जिससे आप कहते हो जो कंक्लूड कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास से। सेकंड हुआ 1779 से 84 तक, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये तो दोनों हो गया। एंड देन आपका थर्ड हुआ 1790 से लेकर 92, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड देन फोर्थ 1799 मैसूर कॉन्क्वेट। तो इसको आप मैसूर से ये चारों याद रख लेना। अब बात करते हैं हम लोग एंग्लो मराठा वॉर से। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, हमारा कंक्लूजन हो रहा है। फर्स्ट देख लो आप 1775 से लेकर 82, सूरत, पुरंदर एंड सालबाई, ये सारों तीनों क्या था, ट्रीटी था। पुरंदर का ट्रीटी, सालबाई का ट्रीटी एंड सूरत का ट्रीटी, ये सारे बातें हमारी हो चुकी है। सेकंड देख लो आप 1803 से 1805, ट्रीटी ऑफ बसाइन। ट्रीटी ऑफ बसाइन एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये ट्रीटी किस एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था या किसके साथ हुआ था, तो एंग्लो मराठा वॉर के साथ हुआ था। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ये चीजें हुई थी। थर्ड देख लो आप एंड ऑफ मराठा पावर, थर्ड के बाद मराठा पावर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट देख लो आप पंजाब के साथ, जो आपका सिख का प्रोविंस है, उसके बाद देख लो आप ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, रणजीत सिंह थे एक साइड ब्रिटिश एम्पायर थे। 1809 रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश एग्रीमेंट, वही जो आपका सतलज रिवर से रिलेटेड बातें थी वो सारे कुछ इसमें हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 46, ब्रिटिश विक्ट्री। एंड देन सेकंड में क्या हुआ, पंजाब एनेक्स हो गया सेकंड एंग्लो सिख वॉर में 1848-49 में। अब ब्रिटिश का कुछ हम लोग पॉलिसी देख लेते हैं एक्सपेंशन का, ये सारी बातें हो चुकी है। कंक्लूजन है, रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग का था, बफर जोन टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट, डिफेंस ऑफ नेबरिंग स्टेट लाइक अवध एट देयर एक्सपेंस, ये सब क्या था, रिंग फेंस पॉलिसी था। सेकंड था आपका सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली का, इंडियन स्टेट कीप्स ब्रिटिश आर्मी एट ओन कॉस्ट, स्टेट लॉस्ट इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी, स्टेट लाइक हैदराबाद, मैसूर, अवध, बेरार, सिंधिया, ये सब कब्जा हुआ था विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलायंस। थर्ड क्या था हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। अगर कोई आपके मेल हेयर नहीं है, एडॉप्टेड सन नहीं चलेंगे, तो उस पर राज कौन करेगा, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करेगी। एनेक्सेशन ऑफ स्टेट, अगर कोई मेल हेयर नहीं है तो वो स्टेट एनेक्स हो जाएगा। जैसे सतारा सबसे पहले हुआ, संबलपुर, भगत, उदयपुर, ऐसे ही करके आपके नागपुर, झांसी एंड देन अवध 1856 ऑन चार्ज ऑफ मिस रूल। लास्ट को देखो कौन हुआ, फिर झांसी 1855 में। अब ब्रिटिश रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज देख लो आप, नेबरिंग कंट्री के साथ, नेपाल के साथ क्या था, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था 1816 में। लॉस ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल, तराई, ब्रिटिश रेसिडेंट प्लेस्ड, जिसमें अब नेपालीज रहेंगे। सेकंड किसके साथ हुआ, बर्मा के साथ 3 वॉर हुआ, 1824-26, 1852, 1885, कंप्लीट एनेक्सेशन एट 1885। इस समय किसका रूल था, आपका लॉर्ड डफरिन का रूल था। तिब्बत देख लो आप, ट्रीटी ऑफ लहासा किसके साथ हुआ था, तिब्बत के साथ। कब हुआ था, 1904 में। उस समय कौन थे आपके, लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश ट्रेड राइट्स इंडिमिनिटी। अफगानिस्तान के साथ देख लो आप, ट्रीटी ऑफ गंडमक हुआ था 1879 में, बफर स्टेट स्टेटस दिया गया था इसे, और साथ ही साथ दुरन लाइन हुआ था ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में। ये सारी बातें हो गई हमारी क्लास की, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ लिया, अगले 1.5 घंटे में हमने पढ़ा, देन 15-20 मिनट में हम लोग उसे समरी के फॉर्म में रिवाइज कर लिए। अब नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, तब आपको जाके कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, रोहत सर ने जो पढ़ाया था वो सब कुछ सही था, हमसे क्वेश्चन अब बन रहा है। चलिए एक एक करके अब हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कौन थे इन तीनों में से फाउंडर, आप बताओ। किनके समय में बैटल ऑफ पलासी हुआ था, ये सब कौन थे, ये सब थे आपके लॉर्ड क्लाइव। परमानेंट सेटलमेंट, डुअल गवर्नमेंट, सब क्या है, ये सब आप याद कर सकते हो, लॉर्ड क्लाइव से रिलेटेड ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हो। विच ट्रीटी वॉट साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बहुत इजी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ सुगौली, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये किसके साथ साइन हुआ था,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रीटी ऑफ बसाइन किसके साथ साइन हुआ था और ट्रीटी ऑफ साइन सालबाई किसके साथ साइन हुआ था, ये तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। हु वॉज अपॉइंटेड डेपुटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये कौन थे, मैंने दो जगह बताया था, एक तो आपके मुर्शिदाबाद के थे, एक आपके बिहार में गए थे, मोहम्मद रजा खान। ठीक है, ये क्या थे आपके मुर्शिदाबाद में ये डेपुटी दीवान बनाए गए थे। वहीं सेकंड कौन थे वो आप मुझे जरूर बताना कि जो बिहार में जिसे किन्हें बनाया गया था। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देख लो आप, एम्पेरर शाह आलम II गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कब दिया था इन्होंने, ये देख लो आप, 4 ऑप्शन है। दिया था इन्होंने 12 अगस्त 1765। ये डेट आप याद रख सकते हो, 12 अगस्त 1765। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ डायरकी, किसे कहा जाता है फादर ऑफ डायरकी, कहा जाता है सर लायन कर्टिस को, इन्हें फादर ऑफ डायरकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द डिवोर्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ये बात हो चुकी है हमारी। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बहुत सिंपल है, बिकॉज देखो अभी तो यहां पे चीजें इजी लग रही है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा दिमाग ब्रॉड करके चलना, ऑप्शन जरूर पढ़ना, देखना जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। हु अपॉइंटेड द सिस्टम ऑफ महलवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल, अभी के लिए छोड़ दो, ये सारा कुछ हम लोग इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पढ़ेंगे, देन उस समय इसे हम लोग डील करेंगे। When was the बिहार प्रोविंस merged with the बंगाल प्रोविंस, तो ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर आप जरूर देना। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल, कहां इन्होंने सेटअप कैपिटल किया था अपना, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर, किस ईयर में हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, पहले तो यही बताओ किस वॉर में हुआ था ये, कौन सा आपका एंग्लो मैसूर जो आपका वॉर था उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था, ईयर क्या था आपका 1784। इससे गेस करके आप मुझे जरूर इसका आंसर देना है कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में ये ट्रीटी आपकी साइन हुई थी। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके साथ है, बहुत इजी है ये तो आपका टीपू सुल्तान के साथ है, हैदर अली के साथ ये नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड, भाई कौन दिया था इन्हें, शाह सुजा, जब ट्रीटी ऑफ ट्रिपटाइट हुआ था उसी समय ये सारा कुछ बातें हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट पास्ट, ये सब ना ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, ये आप जल्दी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, बस ध्यान रखना आप 1900 में, ये फैक्ट के तौर पे आप लिख लेना और याद कर लेना, ये आपके लिए सही हो जाएगा। अंबाबाई, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी भी हमने इसमें मर्ज करके रखा है। एनसीईआरटी, अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये आपका कर्नाटका से है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, ये सारी चीजें उसमें बात हुई है। तो इसी के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर एंड होता है। बहुत बढ़िया लेक्चर था ये, इससे आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से, अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमने एक बेस बना लिया, आपको हर एक चीज एक ओवरव्यू दे दिया, कैसे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट किया, क्या क्या क्षेत्र से, जो भी रीजनल स्टेट थे सारे के बारे में हमने, फॉरेन कंट्रीज के बारे में क्या क्या मेजर ट्रीटीज हुई, सारे कुछ हमने देख लिए, पीवाईक्यू देख ली। नेक्स्ट क्लास से हमारा मोटिव क्या रहेगा, अगले 1 मिनट के अंदर पहले मैं वो आपको वो बताता हूं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा थर्ड क्लास होगा, इसमें हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखेंगे। बहुत मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 1-2 क्वेश्चन आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में या तो आईएनसी देख लेंगे या कोई एक मेजर टॉपिक देख लेंगे, मे बी आईएनसी देखेंगे या सिविल अपराइजिंग देखेंगे, सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल मूवमेंट हम लोग, जिससे क्वेश्चन पूछता है, ये सारा कुछ हम लोग एक क्लास में देखेंगे। आईएनसी देखेंगे, गांधीयन इरा देखेंगे, जितने भी मेजर रिवॉल्ट वगैरह हुए हैं,
एजुकेशनल इंपैक्ट देखेंगे, मॉडर्न प्रेस इन इंडिया देखेंगे, जो भी मॉडर्न प्रेस थे, ये सारे कुछ को मेजर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज देखेंगे, क्लासेस वाइज क्लासेस, ये जितने क्विकली होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 8 to 9 क्लास में मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले कंप्लीट करूंगा, इन्हें कंक्लूड करूंगा। उसके बाद मेरा मोटिव होगा आपके साथ करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो ये मेरा वादा है कि आपके एग्जाम से पहले मैं पर्सनली पूरे करंट अफेयर को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, नहीं, बिहार स्पेसिफिक भी करंट अफेयर मैं आपको अपने लेक्चर में जरूर कराऊंगा और ब्रीफली कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर होगी, नहीं, चीज़ें बहुत अच्छे से होगी ताकि आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन फंसना हो तो इन्हीं में से फंस जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक से डील करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। जय हिंद।